हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेवल 2 वर्कशीट प्रोबेबिलिटी। लेवल 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें एवरेज क्वेश्चंस थे। आज हम डिस्कस करेंगे लेवल 2। लेवल 2 में भी ऐसे क्वेश्चंस है, बिल्कुल जैसे लेवल 1 के क्वेश्चन थे वैसे लेवल 2 के क्वेश्चंस होंगे। थोड़े से टफनेस थोड़ी सी बढ़ेगी, बट ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। ऑलमोस्ट सेम है, लेवल 1 लेवल 2 ऑलमोस्ट सेम है। पर प्रोबेबिलिटी आपका मेन चैप्टर है, आपको पता होगा। कोई भी एमसी का एग्जाम दोगे आप, आइदर निमसेट दो या आप क्यूट दो या पीयू दो या जामिया का पेपर है, मीन्स जो भी आप टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ की प्रिपरेशन करोगे वहाँ पीसी और प्रोबेबिलिटी तो मेजर कंपोनेंट होते हैं। दो के बिना आप एमसीए में मीन्स की लाइक 20% ऑफ द सिलेबस दो चैप्टर में से आता है, तो इसको तो डीपली करना पड़ेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेवल 2 वर्कशीट प्रोबेबिलिटी। नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन, all the coefficients of the equation ax square plus bx plus c 0 are found by throwing a six-sided unbiased dice. Probability that equation has real roots. तो आपको पता है कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax square plus bx plus c 0, this is real roots. Real roots means discriminant greater than equal to 0. Real roots means discriminant greater than equal to 0. So ABC can be found by throwing a six-sided unbiased dice. Dice को हम थ्रो करेंगे तो वहाँ से ABC मिलेगा, पर दिस थिंग शुड बी ग्रेटर देन इक्वल 0। तो बात हो रही है कि जो ABC है वो क्या हो सकते हैं। ABC जो है दैट्स फ्रॉम सेट 1 to दिस अप टू 6। डाइस के आउटकम्स क्या 1 to 6, तो यहाँ से ABC आएंगे। पर कैसे आएंगे, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पर किसी एक को फिक्स करके, या तो B को फिक्स करो पहले, फिर AC की वैल्यू निकालो, या AC को फिक्स करो फिर B की वैल्यू निकालो। जो आपको अच्छा लगता है वैसे ही करो। बट मैं स्टार्ट ऐसे कर रहा हूँ कि मैं अगर अपना भी ये बताऊँ, मैं तो ऐसा करता हूँ हमेशा कि यहाँ से AC को फिक्स कर देता हूँ पहले। AC को मैंने अगर 1 लिया, AC को 1 लिया, AC को 1 लेने का वे क्या होगा, AC को 1 लेने का एक ही वे होगा, कौन सा 1,1 A1 C1। AC को 1 लिया तो 4AC 4 हो गया है ना। AC को 1 लिया तो 4AC 4 हो गया, तो B की चॉइसेस क्या रहेगी। तो B को अगर मुझे इसको ग्रेटर देन इक्वल 0 करना है तो B में क्या लूँगा, आपका 4AC क्या हो गया। अगर मैं AC को 1 लिया तो मैं 4AC भी लिख लेता हूँ। 4AC क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये B की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, आइदर 2, आइदर B की वैल्यू क्या हो सकती है, B हो सकता है आइदर 2 और 3 और 4 और 5 और 6। तो B की पॉसिबिलिटीज होगी दीज 5। AC को 1 लिया, AC को 1 लिया तो B की दिस 5 पॉसिबिलिटीज। ओके, तो मैंने AC को फिक्स किया पहले। अब मैं AC को 2 लेता हूँ, और AC को 2 ले लिया तो ये हो गया 8। 4AC कितना हो गया 8। AC को 2 लेने के वे क्या होते हैं, आइदर 1 2, आइदर A is 1 C is 2 और C is 2 A is 1। ये दो पॉसिबिलिटीज होती है AC को 1 लेने की, AC को 2 लेने की, सॉरी AC को 2 लेने की दो पॉसिबिलिटीज है। जो AC को 2 लिया तो 4AC 8 हो गया है ना। इसको 2 लिया तो 4AC क्या होगा 8 हो गया। तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज आएंगी B की, फिर तो 2 तो आएगी नहीं, क्यों 2 लोगे तो ये आपका लेस देन 0 आ जाएगा। तो इसकी पॉसिबिलिटीज होंगी 3 4 5 6। AC को 2 लिया तो B की पॉसिबिलिटी से 4 होंगी, क्योंकि स्क्वायर जो है वो 8 से बड़ा होना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस। ओके, चलो अब AC को 3 लिया, AC को 3 लिया तो 4AC कितना हो गया, 4AC हो गया 4 × 3 12 हो गया। तो वहाँ पर इसकी पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, ये 12 हो गया तो ये होगा आपका 3 तो हो नहीं सकता, बिकॉज 9 - 12 तो नेगेटिव होता है। तो स्टार्ट फ्रॉम 4 4 5 6। ओके, 3 लेने के वेज क्या होंगे, 3 लेने के वे होंगे कि कौन से भी होंगे 1 3 1 3 3 1। ओके बताओ, नहीं दो ही भी होंगे 1 3 3 1। ओके, ये दो भी होंगे। ओके, तो इससे क्या होगा, AC आपका AC 12 आ जाएगा। AC कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। ओके, अब AC को लेते हैं 4, तो 4AC होगा 16। तो 16 लिया तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज होंगे, अगर 16 होगा तो B की पॉसिबिलिटीज होगी अगेन 4 5 6। क्यों, 4 का स्क्वायर -16 डेफिनेटली इक्वल टू 0, 5 का स्क्वायर -16 ग्रेटर देन 0, 6 का स्क्वायर -16 ग्रेटर देन 0। 3 पॉसिबिलिटीज आ गई। अब AC को 4 लेने की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, हो सकती है 1 4 4 1 और 2 2। 3 पॉसिबिलिटीज होंगी ये।
ये भी देखना पड़ेगा ना कि हमें तो ABC लेनी है ना, हमने तो AC लिया है, हमें तो पूरे ट्रिपलेट्स बनाने हैं। ये AC की पॉसिबिलिटी आ रही है, यहाँ पर B की पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। ओके, अब AC को लिया 5, AC को 5 लिया, AC को 5 लिया तो 4AC कितना बनेगा? AC को 5 लिया तो पहले मैं यहाँ लिख लूँ 16 बना था 4AC, यहाँ 4AC बन गया 20, और 5 लिया तो 4AC बन गया 20। ओके, 4AC का बन गया 20, तो 5 लिया तो यहाँ क्या पॉसिबिलिटीज होंगी पहले बताओ? 5 लिया तो AC को 5 लिया 20 हो गया, तो ये आपकी ओनली 5 और 6 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। क्यों? 5 स्क्वायर 25 माइनस 20 ग्रेटर देन 0, 6 स्क्वायर माइनस 20 ग्रेटर देन 0। ओके, और 5 लेने के यहाँ पर क्या चांस हो गए? 1 5 5 1। अब AC को क्या लिया? अब 5 ले लिया, अब AC को 6 लेके चलते हैं। AC को 6 लिया तो कितना हो गया? 24 हो गया। ये 4AC कितना हो गया? 24 हो गया, यहाँ स्पेस थोड़ा कम रह गया, ये 24 हो गया, तो यहाँ पर 24 हो गया, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज 4 वाली 5 और 6, अगेन 2 पॉसिबिलिटी रहेगी 5 और 6। ओके, तो ऐसे आपको पॉसिबिलिटीज बनानी है, बड़ी फास्ट बनेगी, तो मैं आपको आराम से करके दिखा रहा हूँ। तो 6 की पॉसिबिलिटी 1 6 हो गई या 6 1 हो गई, ये थोड़ा स्पेस मुझे और चाहिए होगा, तो ठीक है। तो 6 1 होगी, 1 6 होगी, 2 3 होगी, 3 2 होगी, 2 3 होगी, 3 2 होगी, तो कुछ ज़्यादा ही पॉसिबिलिटी, 4 पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। ओके, और सिमिलरली अब मैं इधर स्पेस ले लेता हूँ। AC को लिया 7, AC को 7 लिया तो 4AC, अब थोड़ा स्पेस यहाँ लेता हूँ मैं। AC को 7 लिया तो 4AC हो गया आपका 4AC हो गया 28 हो गया, तो 5 वाला तो आउट हो गया। ओनली B की पॉसिबिलिटी क्या बचती है? ओनली B की पॉसिबिलिटी 6 बचती है यहाँ से, क्योंकि 5 स्क्वायर माइनस 28 तो नेगेटिव हो जाएगा। तो AC को 7 लिया, पर AC 7 हो सकता है क्या? क्या AC 7 हो सकता है? AC 7 कैसे हो सकता है? इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 नंबर को, तो प्रोडक्ट कभी 7 नहीं होगा, तो ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। AC को 7 लेने की पॉसिबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 7 यहाँ नहीं हो सकता, तो AC 7 नहीं लेंगे हम। ओके, मैं लिया था पर मैंने देखा कि वो तो गलत कर लिया मैंने, तो ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं लेंगे हम। अब AC को लिया 8, तो 4AC हो गया 32। ओके, तो यहाँ पॉसिबिलिटी क्या रहेगी? 32 लेंगे, तो B की पॉसिबिलिटी क्या रहेगी? B की पॉसिबिलिटी ओनली 6 रहेगी। ओके, पर AC को 8 लेने के वेज क्या होंगे? AC को 8 लेने के वेज होंगे क्या क्या बताओ मुझे, क्या होंगे? 2 4 4 2, और बोलो 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 2 4 4 2, बस 2 ही वे होंगे, 2 4 4 2, है ना, ये 2 वे होंगे। चलो, अब AC को लिया मैंने, क्या लिया? AC को इससे ऊपर तो मैं अगर 9 लेता हूँ, चलो 9 लेता हूँ मैं। AC को 9 लिया तो 4AC हो गया 36। हाँ, यहाँ पर अगेन एक पॉसिबिलिटी 6 बचती है। ओके, क्योंकि AC को हमने 4 लिया तो ये हो गया 36, तो 36 अगर यहाँ डालते हैं तो B 6 लेंगे तो 36 माइनस 36 0 आ जाएगा, मीन्स ये पॉसिबिलिटी है। AC अगर 9 होने का चांस क्या है? 9 होने का चांस है 3 3, और बताओ 3 3, कोई और चांस होगा? 9 कब हो सकता है? 3 3, और कोई चांस नहीं होगा, ओनली 1 वे, तो ये आपका एक 1 वे हो जाएगा बस। मेरे ख्याल से ज़्यादा जा नहीं सकते हम। AC को आगे लेके जाएंगे तो डेफिनेटली हमेशा नेगेटिव होगा। तो AC आने की पॉसिबिलिटी क्या थी? 1 2 3 4 5 6 8 9, AC आने की ये पॉसिबिलिटीज है। ओके, AC में 1 कब आएगा? 1 वे, ओनली 1 1। 2 कब आएगा? 1 2 2 1 2 वेज। 3 कब आएगा? 1 3 3 1 2 वेज। 4 कब आएगा? 1 4 4 1 2 2 3 वेज। 5 कब आएगा? 1 5 5 1 2 वेज। 6 कब आएगा? 1 6 6 1 2 3 3 2 4 वेज। सिमिलरली 8 कब आएगा? 2 4 4 2 2 वेज। 9 कब आएगा? 1 वे। ओके, ये हमारे पास AC आने की पॉसिबिलिटीज ये होगी। कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट B आने की ये पॉसिबिलिटी होगी। तो ट्रिपलेट्स कितने बनेंगे? ये 5 पॉसिबिलिटी है, ये 1 पेयर है। B आने की 5 पॉसिबिलिटी है, AC आने की 1 पॉसिबिलिटी है। तो इसके आने की चांस, जो पहला केस होगा उसके आने के चांस कितने होंगे? 5 × 1। 5 B आने की पॉसिबिलिटी, AC आने की 1 पॉसिबिलिटी, 5 × 1। ओके, चलो दूसरे केस में AC आने की पॉसिबिलिटी B आने की पॉसिबिलिटी 4 और AC आने की पॉसिबिलिटी 2। 4 × 2 8, ये 8 हो गए। ओके, अगले केस में आपका B आने की पॉसिबिलिटी 3 और AC आने की पॉसिबिलिटी 2। 3 × 2 हो गया। ओके, अगले केस में अगेन 3 पॉसिबिलिटी है B आने की और AC आने की पॉसिबिलिटी अगेन 3 है, तो 3 × 3 9 हो गया, है ना, ऐसे चल रहा है ना हमारे पास। ओके,
पहले 5 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 3 हुआ, अब 2 वाला देखते हैं। 2 AC आने, B आने की पॉसिबिलिटी 2 है और AC आने की चांस भी 2 है, 2 × 2 हो गया। यहाँ पर इसके 2 है, B आने की चांस 2 है और AC आने की चांस 4 है, तो 2 × 4 हो गया। ओके, एक बार चेक करने दो मुझे, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 1 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 3 2 2, पहले 1 हुआ, फिर 2 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, अगेन 2 हुआ, 4 हुआ। बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, कोई गलती नहीं हो रही। ओके, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर B आने की पॉसिबिलिटी ओनली 1 है और AC आने की पॉसिबिलिटी क्या थी? यहाँ पर या तो 0 थी, या B आने की पॉसिबिलिटी 1 है, AC आने की पॉसिबिलिटी 2 थी, तो 1 × 2 हो गया। ये आपका 1 × 2 हो गया। इसको मैं स्पेस ले लेता हूँ, 1 × 2 हो गया। ओके, ये भी 1, ये 1 × 1 हो गया। तो टोटल हमारे पास कितने पेयर्स बने हैं? ये 5 बन गया, ये 8 बन गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, ये आपका 8 हो गया, ये आपका 2 हो गया, दिस इज 2 1, ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो टोटल पेयर्स बन रहे हैं 8 + 5 13, 13 + 6 19, 19 + 9 28, 32, 32 + 8 40, 42 + 1 43। टोटल पेयर्स 43 बन रहे हैं। ओके, तो 43 पेयर्स बने हमारे फॉर विच दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 43 पेयर्स फॉर विच दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा प्यार से क्वेश्चन करना पड़ता है। पहले AC को हमें एक AC को पकड़ लो, मे भी आप B को भी पकड़ सकते थे। मैंने AC को पकड़ा, B को पकड़ लेते आप, वो आपकी चॉइस थी, ठीक है। पर मुझे लगा कि AC को पकड़ना ज़्यादा इजी होगा, तो मैंने पहले AC को 1 लिया, AC को 2 लिया, AC को 3 लिया, AC को 4 लिया, 5 लिया, 6 लिया, 7 लिया, 8 लिया, 9 लिया। ओके, 9 से ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि दिस प्रोडक्ट इज 36 हो जाएगा। 36 से ऊपर B नहीं जा सकता, B स्क्वायर नहीं जा सकता, तो हम मैक्सिमम यहाँ 36 ले सकते हैं क्योंकि B स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 36 है। ओके, तो उससे ऊपर हम जा नहीं सकते, उसके ऊपर नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो आपने देख लिया होगा ये सारी पॉसिबिलिटीज बन गई, 43 बन गई। आउट ऑफ कितनी? आउट ऑफ कितने ट्रिपलेट्स है? ट्रिपलेट्स है, ट्रिपलेट्स है। तो कितने ट्रिपलेट्स बनेंगे? डाइस थ्रो कर रहे हैं, तो ट्रिपलेट्स कितने होते हैं डाइस थ्रो करके? टोटल सैंपल स्पेस होगा 6 × 6 × 6। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे? 6 × 6 × 6। और उसमें से कितने आपको फेवर कर रहे हैं? 43 आपको फेवर कर रहे हैं, तो आपका आंसर होगा 43/216। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको इसलिए बड़ा लगा हुआ कि हमने समझाने में टाइम ले लिया। अदरवाइज क्वेश्चन अगर अपने आप करोगे तो इतना बड़ा नहीं था। जब समझाते टाइम हमें एक ही चीज़ बोलनी पड़ती है, ये हुआ वो हुआ, तो बट अगर आप अपने आप करोगे तो बड़ा कूल माइंड से एक चीज़ को फिक्स करके क्वेश्चन को कर सकते हो। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, इसको टाइप लेके चलो, मेन टाइप है। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? थैंक यू। अगला क्वेश्चन करते हैं इसके बाद हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नोट करो स्टूडेंट्स, आराम से नोट कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, वो भी काफ़ी अच्छी टाइप मानी जाती है। डिटरमिनेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल डिटरमिनेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2। डिटरमिनेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम सेट ऑफ डिटरमिनेंट्स of matrices of order 2 with element 0 1 only. Probability that determinant chosen is non-zero. निम्न सेट का क्वेश्चन है, तो हमें 2/2 डिटरमिनेंट चूज करनी है। 2/2 लाइक A B C D, ऐसी 2/2 चूज करनी है। ओके, विद एलिमेंट्स 0 1 ओनली। ओके, तो ऐसी 2/2 कितनी होंगी? अगर सोचा जाए तो हमारे पास जो एलिमेंट्स है A B C D, वो क्या कह रहा है? ओनली 0 1। तो इसको चूज करने के टोटल वेज क्या होंगे? 2 × 2 × 2 × 2, 16 वेज होंगे। हर बच्चे को पता लग रहा होगा। इसके लिए 2 पॉसिबिलिटी मैक्सिमम, 2 2 2 2, इनमें से कुछ भी आ सकता है। टोटल सैंपल स्पेस में इतने एलिमेंट्स होंगे। हमें चाहिए डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो। डिटरमिनेंट नॉन जीरो कैसे हो सकती है? इसकी हमें ABCD ये चाहिए, डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो, तो इसकी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? बताओ मुझे आप। डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो, तो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं मे बी कैसे? आपकी फेवरेट वाली 1 1 0 0, इसकी डिटरमिनेंट 1 आती है, नॉन जीरो एक ही होगी। अब 1 1 को यहाँ फिक्स रखो, यहाँ पर कर लो आप 1 0 कर लो। ओके, 1 1 को फिक्स रखो, यहाँ पर 1 0 कर लो। 3 पॉसिबिलिटीज मिलेगी आपको। कैसे 3 पॉसिबिलिटी बनी? अगर इस डायगोनल को हमने 1 1 रखा, बाकी को आपने 0 0 1 0 0 1 कर दिया। ओके, तो ये 3 तो ही आ गई। सिमिलरली जैसे 3 आए, अगले 3 भी ऐसे ही आ जाएंगे। कैसे? अगर 1 1 को हमने इस डायगोनल पे रखा है और 1 1 को मैं इस डायगोनल पे रखूँ तो यहाँ पर अगेन 0 0। अगर 1 1 को यहाँ लगा, अगेन 1 0
1 1 को यहाँ रखा, अगेन 0 1, तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 6 पॉसिबिलिटीज होगी। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी मुझे नहीं दिखती। 6 पॉसिबिलिटी सारी है, डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो, तो 6 आउट ऑफ दैट दिस इज आंसर। ओके, कितना अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, 6 बाय दैट। क्लियर? तो सिंपल क्वेश्चन निकला है, तो राइट स्टूडेंट्स, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन निकल गया, तो क्लियर हो गया मेरे ख्याल सभी बच्चों को। नाउ नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है मैथ्स का, हर यूनिवर्सिटी में इसको पूछा गया है, निमसेट में रिपीट हो चुका है, BHU, MP, PU, कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी होगी यहाँ ये क्वेश्चन नहीं आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स ABC whose chances of solving are 1/2, 1/3, 1/4 respectively. If they all try to solve the problem, what is the probability that problem is solved? प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। 3 बच्चों को दिया काम करने के लिए, प्रॉब्लम दी 3 बच्चों को सॉल्व करने के लिए, उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग क्या है? 1/2, 1/3, 1/4, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। देखो ये तो वही बात होगी कि हम 3 बच्चों को क्वेश्चन लेके गए, हमने कहा बेटा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, तो वापस आए तो हमने पूछा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो हमें बोला गया यस सॉल्व हो गया। तो यस सॉल्व हो गया, किसने सॉल्व किया? मिस्टर ए ने, बी ने, सी ने, या 2 ने, या तीनों ने? तो केसेस बन गए ना, एक ने सॉल्व किया तब भी सॉल्व हो गया, 2 ने सॉल्व किया तब भी सॉल्व हो गया, तीनों ने सॉल्व किया तब भी सॉल्व हो गया। तो इसके 3 केसेस बन गए। 3 केसेस मीन्स 3 पॉसिबिलिटीज बन गई। आइदर एक ने सॉल्व किया उसके 3 पॉसिबिलिटी बनेगी, 2 ने सॉल्व किया उसकी भी 3 पॉसिबिलिटी बनेगी, तीनों ने सॉल्व किया उसकी 1 पॉसिबिलिटी बनेगी। तो इतनी पॉसिबिलिटीज बनेगी तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऐसे क्वेश्चन जब पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। हम ये नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। इसको ऐसा कह सकते हैं 1 माइनस नॉट सॉल्व्ड बाय एनी ऑफ 3 स्टूडेंट्स। हम ये भी तो बात कर सकते हैं, नॉट सॉल्व्ड बाय एनी ऑफ 3 स्टूडेंट्स। तो ये बात बेटर है। ए ने सॉल्व किया उसकी प्रोबेबिलिटी है हाफ, उसने नहीं सॉल्व किया, उससे सॉल्व नहीं किया उसकी प्रोबेबिलिटी क्या? 1 माइनस हाफ। उसने सॉल्व नहीं किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या? 1 माइनस हाफ मीन्स अगेन हाफ। बी ने सॉल्व किया उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। बी से सॉल्व नहीं हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस 1/3 मीन्स 2/3। सी ने सॉल्व किया उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। सी ने सॉल्व नहीं किया उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/4 3/4। ये है नॉट सॉल्व वाली। तो 1 माइनस तीनों जो इवेंट्स है इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो हमें चाहिए तीनों ने सॉल्व नहीं किया उस केस को हम निकाल देते हैं। हम क्या करते हैं? उस केस को बाहर निकाल देते हैं। तीनों ने सॉल्व नहीं किया मीन्स किसी एक ने तो सॉल्व किया होगा। 1 मीन्स टोटल प्रोबेबिलिटी, उसमें से उस केस को बाहर निकाल देते हैं। तीनों ने सॉल्व नहीं किया, तो तीनों ने सॉल्व नहीं किया उस केस को बाहर निकाल दिया। इट मीन्स एटलीस्ट एक ने तो सॉल्व किया होगा। ओके, तो ये क्या होता है? बिकॉज इवेंट इंडिपेंडेंट है, so this is now equal to multiplication because events are independent। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है 1/2, ये है 2/3, ये है 3/4। अल्टीमेटली 2 2 कट गया, 3 3 कट गया, 1 माइनस 1/4, आपका आंसर आ गया 3/4। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है तो बच्चों को इसका आंसर भी याद होता है। बट ये क्वेश्चन सिंपल है तो इतना मुश्किल है भी नहीं कि जिसका आंसर याद करना पड़े आपको। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर सकते हो आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या स्टूडेंट देखो, आराम से देखो। इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कम्स और नंबर टाइम्स। देखो ये क्वेश्चन हम पहले काफ़ी लंबा कराते थे मीन्स कि एक्चुअल बेसिक कराते थे, पर बाद में समझ आया कि क्वेश्चन तो इतना छोटा होता है ये वाला। तो एक्चुअली जब आप कुछ कॉइन को टॉस करोगे n टाइम्स तो आपके आउटकम्स क्या आएंगे? हेड कितनी बार आ सकता है, बता सकते हो? हेड कितनी बार आ सकता है? 2 पॉसिबिलिटी होती है। ये हेड आएगा ऑड नंबर टाइम्स, ये हेड आएगा इवन नंबर टाइम्स। इसके अलावा तो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। अगर 5 कॉइन को भी टॉस करते हो, मैं पूछूंगा बेटा पता हेड कितनी बार आया, आप कहोगे सर 2 बार आया, वो इवन नंबर टाइम्स हो गया। आप कहोगे सर 3 बार आया, वो ऑड नंबर टाइम्स हो गया। मतलब कि आप कुछ भी बोलोगे, आइदर ऑड बोलोगे या तो इवन बोलोगे। तो आपको पता है अगर n टाइम तो आपने कॉइन को टॉस किया है तो इवन आने की पॉसिबिलिटी हाफ, ऑड आने की पॉसिबिलिटी हाफ। तो आदि आपको चाहिए ओनली ऑड आने की पॉसिबिलिटी। ओके, तो उसकी पॉसिबिलिटीज क्या बनेगी? उसकी पॉसिबिलिटीज बनेगी
मैंने क्या बोला, दो पॉसिबिलिटी बनती है, आइदर इवन आए, आइदर वो आप बोलोगे इवन। चलो मैं आप से क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ बच्चों, कॉइन कितनी बार टॉस, चलो 10 बार कॉइन टॉस किया तो मुझे बताओ कितनी बार हेड आया। एक ने बोला सर और टाइम्स, सर 3 बार आया। एक ने बोला सर 4 बार आया। या तो आप इवन बोलोगे या आप ऑड बोलोगे, दोनों में से एक चीज़ बोलोगे ना। या बोलोगे सर इवन नंबर टाइम आया, इवन मीन्स कुछ भी इवन हो सकता है, या बोलोगे ऑड नंबर टाइम आया, कुछ भी ऑड हो सकता है। तो इसका मतलब कि आपको ऑड आने का चांस, आइदर आप इवन बोलोगे या आप ऑड बोलोगे, और उसने बोला ऑड आना चाहिए, तो उसका चांस 1 आउट ऑफ 2। सिंपल, बिना पेन चलाए। ओके, कुछ भी बोलोगे, जैसे हम बोलते हैं सच और झूठ बोलते हैं, कोई चीज़ बोलोगे या सच बोलोगे झूठ बोलोगे। कोई बोले सच कितनी चांस होंगे, 1 आउट ऑफ 2। झूठ का चांस क्या होगा, 1 आउट ऑफ 2। ये भी दो ही बात होगी। कुछ भी आप आउटकम बोलोगे, आप कोई भी नंबर मुझे बोलो, या इवन बोलोगे या ऑड बोलोगे, दो ही केस बनते हैं ना। मैं बोलूँ नहीं बेटा ऑड बोलना है, तो ऑड का चांस 1 आउट ऑफ 2, इवन का चांस 1 आउट ऑफ 2। तो ये आपका सिंपल बिना पेन चलाए आंसर आ सकता था। अदरवाइज अगर पेन चलाना चाहते हो तो पेन चलाने का वे भी हमारे पास है, पेन चलाना तो उसका वे भी हमारे पास है। आइदर 1 टाइम ऑड, अगर हमें ऑड बोलना है एन में से, या एक बार, या एक बोलोगे या 3 बोलोगे, या 1 ऑड बोलोगे या 3 ऑड बोलोगे या 5 ऑड बोलोगे। अगर आपने 1 ऑड बोला, अगर 1 आया NC1, 1 ऑड आया उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ, बाकी टाइम इवन आया उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ की पावर n-1। या अगर आपने 1 बोला, अगर आपने 3 बोला, 3 बार ऑड आया, अगर बोला 3 बार ऑड आया, ओके, तो 3 बार ऑड आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 की पावर 3, बाकी टाइम इवन आया तो 1/2 की पावर n-3। तो ये सारा प्रोसेस चलता रहेगा। 1 टाइम ऑड आया, या क्या क्वेश्चन के द्वारा से देखो मैं, प्रोबेबिलिटी हेड कम, हाँ वही मैंने ठीक बोला, हेड कम ऑड नंबर टाइम्स। या बोलोगे 1 टाइम ऑड आया, या बोलोगे 3 टाइम ऑड आया, या बोलोगे 5 टाइम ऑड आया, या बोलोगे 7 टाइम ऑड आया, तो ये आपके चांस चलते रहेंगे। 1 टाइम ऑड आया तो 1 टाइम ऑड, बाकी टाइम इवन। 3 टाइम ऑड आया तो 3 टाइम ऑड, बाकी टाइम इवन। तो आप इसमें से ये हाफ की बार n बन गया, ये भी हाफ की बार n बन गया, हाफ की बार n आपको कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा NC1 पर NC3 पर NC5 सो ऑन। सम ऑफ द ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स क्या होता है, सम ऑफ द ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स होता है 2 की पावर n-1। ऊपर अगर 2 की पावर n-1, नीचे अगर 2 की पावर n, तो क्या बचा 1/2। ये एक्चुअल वे था, पर एक्चुअल वे करने की जरूरत नहीं थी आपको। ओके, आपको मैंने शॉर्टकट दिया, वो इतना अच्छा शॉर्टकट है कि आपको पेन चलाए बिना आंसर मिल जाना था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन निमसेट का फेवरेट क्वेश्चन है। 2 बार तो आपने देख ही लिया, और मे भी शायद 3 और 4 टाइम्स निमसेट में आया है, 2 बार तो आपने यहीं पर देख लिया। ओके, पुणे यूनिवर्सिटी में, इवन कई यूनिवर्सिटीज में आ चुका है सेम क्वेश्चन। 100 identical coins each with probability P of showing up heads are tossed. Okay, P lie between 0 to 1, and probability of head showing on 50 coins is equal to head on 51 coins. आपने क्या किया इसमें 100 coins को टॉस किया, 100 identical coins are tossed. Okay, P is the probability of showing head. Probability of showing head कितना क्या है P, तो नॉट हेड मीन्स टेल, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 - P। एन कितना है 100 टाइम आपने टॉस करना है। 100 टाइम टॉस करके क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड शोइंग ऑन 50 कॉइन्स, 100 में से 50 मीन 100 से 50, उस टाइम आपको हेड चाहिए तो 1/P की पावर 50, और बाकी टाइम टेल होगा 1 - P की पावर 50। ये हो गया 100 अपने कॉइन को टॉस किया, उसमें से आपको 50 टाइम्स क्या मिला, हेड मिला। दिस इज इक्वल टू हेड ऑन 51 कॉइन्स। हेड ऑन 51 कॉइन्स, कॉइन तो हमने 100 टाइम ही टॉस किया, कॉइन तो 100 टाइम ही टॉस किया, पर इस पर हेड मिला 51 टाइम्स, तो P की पावर 51, 1 - P की पावर रिमेनिंग 49। तो ये आपकी इक्वेशन है जो वो दे रहा है, ये इक्वेशन आपको दे रहा है कि हेड ऑन 50 कॉइन्स इज इक्वल टू हेड ऑन 51 कॉइन्स। ये आपको दे रहा है इक्वेशन। यहां से आपको वैल्यू P चाहिए, वैल्यू P। बस अब आपका काम शुरू हो गया। तो आप देख सकते हो P की पावर 50 है, P की पावर 51 है, यहाँ पे एक P बचेगा, ये पावर 50 है, पावर 49 है, यहाँ से एक 1 - P बचेगा, 1 - P यहाँ बचेगा, P वहाँ बचेगा। ओके, ये दो बातें तो सॉल्व होगी। 100 से 51 अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हो। उसकी वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 51, फैक्टोरियल 49।
तो यहाँ पर भी हमारे पास वैल्यू क्या है, फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 50, फैक्टोरियल 50, फैक्टोरियल 100 कैंसिल हो गया और फैक्टोरियल 51 है, फैक्टोरियल 50 है, तो ये दोनों में से 51 बचेगा, वो उधर चले जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, फैक्टोरियल 100 कट गया, दिख रहा आपको, फैक्टोरियल 51, फैक्टोरियल 50, फैक्टोरियल 50 कट जाएगा, 51 बचेगा, वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली फैक्टोरियल 50, फैक्टोरियल 49, 50 बचेगा, वो उधर चले जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने साथ में कर दिया। तो 51 टाइम्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया 51 टाइम्स 1 माइनस पी इक्वल टू 50 टाइम्स पी। ये समझ आ गया सारे बच्चों को कैलकुलेशन। ये फैक्टोरियल 100 कट गया, फैक्टोरियल 51, फैक्टोरियल 50, 51 बचा, वो उधर चलेगा, फैक्टोरियल 50, फैक्टोरियल 49, 50 बचा, वो उधर चलेगा। सो 51 इज इक्वल टू 51p उधर चले गया, 101p हो गया, 101p हो गया, तो p की वैल्यू आ गई 51/101। सो इजी क्वेश्चन, पर ये क्वेश्चन मेन क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो p की वैल्यू आ गई 51/101। क्लियर स्टूडेंट्स, गॉट इट? क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? ओके, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बट इजी क्वेश्चन निकला ना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो तो बिल्कुल इजी है। लेट p बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन है ऑन s सच दैट p L1 L2 जो भी L1 I1 जो भी दिख रहा है आपको, I1 इज 1/3, I2 इज 1/3, I3 इज डैट, I4 इज डैट, तो I1 L1 क्या होगा ये पूछा गया। अगर प्रोबेबिलिटी फंक्शन है तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी फंक्शन तो सम ऑफ द PIs I from 1 to n should be equal to 1। अब प्रोबेबिलिटी फंक्शन है तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी शुड बी 1। तो ये आपको S में 4 पॉसिबिलिटी है, 3 की हमें प्रोबेबिलिटी दी जा रही है, तो हमें किसकी नहीं दी जा रही, हमें I1 L1 की नहीं दी जा रही। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ I1 प्रोबेबिलिटी ऑफ I2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ I3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ I4 शुड बी इक्वल टू 1। हमें दिया जा रहा है, हमें I1 निकालना है बिल्कुल स्कूल के वे से। I2 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, 1/3, 1/6, 1/9। एक दिया 1/3 दिया, एक 1/6 दिया, एक 1/9 दिया है, दिस इज इक्वल टू 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ I1 ये उधर गया, 1 माइनस एलसीएम आ गया 18 आ गया, 3 6 9 का, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, 9 to 11, 11/18 हो गया, 11/18 मीन्स 7/18 हो गया। अगर मैं गलत नहीं हूँ, दिस इज द आंसर, 7/18, यस 7/18। सिंपल क्वेश्चन होते हैं वाले, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज 1 है, तो वहीं से आपने इसका आंसर निकाला। ओके, क्लियर? कुछ भी नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम रह गया, वही वाला जो भी किया आज हमने अभी, ये हो गया, नोट कर लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, अगेन प्रोबेबिलिटी दैट, 3 बच्चों को क्वेश्चन दिया, वही ABC वाला, प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व। जो अभी हमने किया प्रॉब्लम इज सॉल्व, तो वही बात हो गई। अभी इसको जल्दी कर लेते हैं। 1 माइनस नॉट सॉल्व बाय एनी ऑफ 3 स्टूडेंट्स, नॉट सॉल्व बाय एनी ऑफ 3 स्टूडेंट्स। तो A ने सॉल्व नहीं किया, B ने सॉल्व नहीं किया, C ने सॉल्व नहीं किया, ये बात है। ओके, यहाँ पर भी ABC है, ABC है। A ने सॉल्व किया 1/3 है, तीनों ने सॉल्व किया, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। ओके, बड़ी सिंपल सी बात होगी ये तो। तीनों ने नहीं सॉल्व किया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/3 है, 1 माइनस 1/3 मीन्स 2/3 है। तो ये हमारे पास आ गए इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो तीनों का मल्टीप्लाई हो गया, बिल्कुल फास्ट करना आपने। तो ये हो गया, तो 1 माइनस ये क्या होगा, 2/3, ये भी 2/3, ये भी 2/3, तो 1 माइनस 8/27, दिस इज 19/27, दिस इज आंसर। तो 19/27 आपका आंसर आ गया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, तो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं हुआ हमारा। ओके, डन। नाउ क्लियर होगा स्टूडेंट सभी को? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या है, अनप्रिपेयर्ड स्टूडेंट टेक्स 5 क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स एग्जाम्स, गेस एवरी आंसर। गेस मीन्स जब कभी गेस करते हो तो आपके चांस ठीक होने के भी हाफ होते हैं, 50-50, ठीक होने के भी हाफ होते हैं, गलत होने के भी हाफ होते हैं, क्योंकि आप गेस कर रहे हो, कुछ नहीं पता क्या हो जाए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट विल पास एग्जाम इफ एटलीस्ट 4 करेक्ट आंसर इज द पासिंग ग्रेड। तो आपका राइट आने का आंसर भी, अगर आपका आंसर ठीक गया ट्रू फॉल्स में, अगर आंसर ठीक गया तो उसके चांस भी हाफ हो गए, बिकॉज आप गेस कर रहे हो। अगर आपका ठीक नहीं गया, अगर रॉन्ग गया, तो उसके चांस भी हाफ हो गए।
ओके, राइट गया तब भी हाफ है, रॉन्ग गया तब भी हाफ है, बिकॉज आप गेस कर रहे हो. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट विल पास इफ एटलीस्ट 4, कितने क्वेश्चन थे टोटल 5 क्वेश्चन थे. टोटल 5 क्वेश्चन थे, तो उसने बोला कि पास कब होगा, जब एटलीस्ट 4 के करेक्ट आंसर्स देगा. तो या तो 4 के करेक्ट देगा या 5 के करेक्ट देगा. ये करेक्ट के चांस, मैं इसको आर को सी बोल देता हूँ, एक ही बात है, करेक्ट. तो एटलीस्ट 4 के करेक्ट देगा, 5C4. कौन से 4 के करेक्ट देगा, 5 में से 4 चूज कर लिया हमने. 4 करेक्ट हो गए तो 1 रॉन्ग हो गया, तो पास हो गया वो. 5 के 5 करेक्ट हो गए तब भी पास हो गया वो, है ना. 5 के 5 करेक्ट हो गए तब भी पास हो गया वो. तो ये उसकी 2 पॉसिबिलिटीज बनती है. ओके, ये उसकी 2 पॉसिबिलिटीज बनती है. ये भी हाफ की पावर 5 है, वो भी हाफ की पावर 5 है, वो तो कॉमन आ जाएगा. एक 5C4 है, 5C5 है, 5C4 5 होता है, 5C5 1 होता है, 6 हो गया. हाफ की पावर 5 तो पता ही आपको 1/32 होता है. तो 6/32 मीन्स कि 3/18 आपका आंसर, सॉरी 3/16 आपका आंसर आ गया. 3/16. ओके, 3/16. सो सिंपल. तो ऐसे क्वेश्चन सिंपल से हो जाते हैं, अगर आपको थोड़ा सा समझ आता है तो क्वेश्चन सिंपल हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 भी बड़ा पुराना क्वेश्चन है. आप देख सकते हो कि 2 बार तो निमसेट में देख रहे हो आप, निमसेट 9, निमसेट 11. ये क्वेश्चन उसके बाद भी आया निमसेट में, 2 बार नहीं आया, उसके बाद भी आया. एंटी एयरक्राफ्ट गन टेक्स अ मैक्सिमम ऑफ 4 शॉट्स एट एनिमी प्लेन मूविंग अवे फ्रॉम इट. द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द प्लेन इज एट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्लॉट आर डेट. प्रोबेबिलिटी दैट गन हिट्स द प्लेन. वही बात होगी, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. ये वही बात होगी, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. उसने बोला गन हिट्स द प्लेन. हमें कैसे पता लगेगा गन ने कितनी बार हिट किया, उसने कितनी बार शूट किया था. उसने 4 शॉट्स लिए थे, 4 शॉट्स लिए थे गन ने. तो एक बार हिट कर सकता है गन. हिट्स अ टारगेट. हिट्स अ टारगेट का मतलब क्या होता है, आइदर 1 टाइम हिट द टारगेट और 2 टाइम हिट द टारगेट और 3 टाइम हिट द टारगेट और 4 टाइम हिट द टारगेट. तो अगर 1 टाइम हिट द टारगेट, उसके भी 4 केस बनेंगे. कौन सा 1 टाइम, 4 बार हिट किया, कौन सा 1 टाइम, कौन सा 2 टाइम, कौन सा 3 टाइम. तो उसके केस के आगे केस बनेंगे. तो लंबा क्वेश्चन हो जाएगा. तो हिट्स अ टारगेट कोई पूछे आपसे, कोई हिट्स अ टारगेट पूछे, तो आप क्या बोल सकते हो, 1 माइनस ही ऑलवेज मिस द टारगेट. ही ऑलवेज मिस द टारगेट, ये भी कह सकते हैं हम. ही ऑलवेज मिस द टारगेट. ओके, उसने हमेशा ही मिस कर दिया, उसके इसको हम निकाल देते हैं. तो एटलीस्ट 1 टाइम तो टारगेट को हिट करेगा वो. तो उसने पहली बार हिट करने की प्रोबेबिलिटी 0.4 थी. ओके, उसने पहले मैं ऐसा करता, ऐसा लिख देता हूँ मैं, ए भी मिस, बी भी मिस, सी भी मिस, डी भी मिस. तो वही सेम चीज होगी, मैंने बताया ना आपको. ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, जब भी शूट करेगा इंडिपेंडेंटली शूट करेगा. तो ये हमारे पास आ गया. ओके, तो फर्स्ट टाइम उसने मिस किया, 1 माइनस 0.4, 0.3, 0.4, 1 माइनस 0.4, 1 माइनस 0.3, 1 माइनस 0.2, 1 माइनस 0.1. ये हमारे पास आ गया. 1 माइनस 0.6, ये 0.7, ये 0.8, ये 0.9. अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेना आप. 6/10, 7/10, ये इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो, जैसे हमने वहाँ किया हुआ है. तो वहाँ मल्टीप्लाई करोगे तभी आपकी विश 1.3024, मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया. ये आया 0.6976 में. थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन जो आप करते हो, 0.6976 आपका आंसर आ रहा है. तो वो आंसर आ गया आपका सी चॉइस. सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल वही क्वेश्चन था, टाइप वही थी. निमसेट की टाइप्स सेम रहती हैं. एटलीस्ट 1 टाइम हिट्स अ टारगेट मीन्स एटलीस्ट 1 टाइम हिट्स अ टारगेट. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल सिंपल है, अगेन निमसेट का क्वेश्चन है. रैंडम वेरिएबल हैज द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. फिर मैं बता दूं, जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आता है तो बड़ी सिंपल सी बात है, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू 1. सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू 1. इतनी सी बात आपको याद होनी चाहिए पहली बात. तो अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी शुड बी 1. ये सारी नीचे प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं, इनका सम 1 कर दो. इनका सम क्या है देख सकते हो स्टूडेंट्स, मुझे अलग से पेन चलाने की जरूरत नहीं, यहाँ सबको अच्छा लिखा हुआ है. ये प्रोबेबिलिटीज है, इनका सम क्या होना चाहिए 1. तो क्या हुआ, a + 3a + 5a + 7a + 9a 11a 13a 15a 7a, इन 17a इनका सम 1 कर दिया. ये सम क्या हुआ 81a, 1 हो गया. तो a की वैल्यू आ गई 1/81. सो सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था, 0
0 इसकी टफनेस थी। ये वो क्वेश्चन है जो बिल्कुल फ्री के क्वेश्चंस होते हैं। ओके, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज 1 कर दिया, ए की वैल्यू आ गई। सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, 3 coins are thrown together, probability of getting 2 or more heads. Probability of getting 2 or more heads. 3 coins are thrown together. तो जब 3 coins को आपने थ्रो किया, ओके, तो आपको क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 or more heads। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है हर बार? 1/2। तो टेल आने की भी क्या होती है? 1/2। अगर 3 coins को टॉस किया आपने, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 or more heads, तो 2 heads, 3 coin को टॉस किया, 2 heads 3c2, 2 or more heads, either 2 heads, 2 or more heads का मतलब या 3 में से 2 heads आएंगी या 3 heads आएंगी। और 2 heads आई तो 3c2 हाफ की पावर 2 हाफ की पावर 1, ये क्या है? 2 heads। 2 or more heads, either 2 heads होंगी या 3 की 3 heads होंगी। 3c3 हाफ की पावर 3, 2 पॉसिबिलिटी बनती है। 3 कॉइन को टॉस करते हो, 2 or more heads, ये 2 heads हो गया, ये 3 heads हो गया, बस दिस आंसर। तो हाफ की पावर 3 पहले सीधा ही सोल्व कर सकते हो, हाफ की पावर 3 कॉमन भी ले सकते हो। हाफ की पावर 3 ये भी है, हाफ की पावर 3 भी है, 3 है, वो 1 है, तो 4 times 1/8 हो गया, आंसर 1/2 आ गया। ओके, सिंपल, क्लियर, सिंपल से क्वेश्चन है। 2 or more heads चाहिए, 3 बार कॉइन टॉस कर रहे हो, 2 or more heads, बस 2 ही पॉसिबिलिटी होंगी, 2 heads और 3 heads। ओके, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, 4 पॉजिटिव इंटीजर्स आर टेकन एट रैंडम। ये थोड़ा बेटर क्वेश्चन है, वो पंजाब यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है। कई बार पंजाब यूनिवर्सिटी में इजी क्वेश्चन आते हैं, कई बार पंजाब यूनिवर्सिटी में अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं। 4 पॉजिटिव इंटीजर्स आर टेकन रैंडम, आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, प्रोबेबिलिटी दैट लास्ट डिजिट इज 1 3 7 9। देखो, 4 नंबर को लेना, उसको मल्टीप्लाई करना और प्रोडक्ट आना, लास्ट डिजिट आना चाहिए। तो थोड़ा सोचो कि लास्ट डिजिट 1 3 7 9 कब होता है। अगर किसी का लास्ट प्लेस मैंने 2 ले लिया, मैंने 4 नंबर लेने ना, 4 नंबर, किसी एक का लास्ट नंबर 2 ले लिया, उसको मल्टीप्लाई करूंगा बाकी किसी भी नंबर से, तो हमेशा इवन नंबर आएगा। पर यहाँ तो मुझे इवन नहीं चाहिए, इसको लास्ट में मुझे 2 कभी भी नहीं चाहिए। ओके, लास्ट में 2 ले लिया किसी एक नंबर का, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में हमेशा इवन, मतलब नंबर इवन ही बन गया। तो पर ये इवन नहीं चाहिए ना मुझे लास्ट में ये चाहिए, तो 2 लास्ट वाला तो कभी भी नहीं लेना। लास्ट में 4 ले लिया तब भी सेम स्टोरी, लास्ट में 6 ले लिया तब भी सेम स्टोरी, इवन नंबर बन जाएगा। पर मुझे इवन एंड, मुझे क्या चाहिए? एंड मुझे ये चाहिए, मुझे इवन नंबर नहीं चाहिए। मींस इवन नंबर का एंड क्या होता है पता ना आपको? 0 2 4 6 8, तो ये मुझे ये चाहिए एंड। तो ना तो मैं 0 ले सकता हूँ, ना मैं एंड में, ना कोई नंबर के एंड में 0 ले सकता हूँ, ना नंबर के एंड में 2, ना 4, ना 6, ना 8। तो बाकी क्या बचे? ये 4, हाँ, ना मैं 5 ले सकता हूँ। तो 5 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीपल ऑफ 5 नंबर बन जाता है। तो भाई ये आपका लास्ट में आना चाहिए। तो इसका मतलब लास्ट में नंबर कब आएगा? जब 4 नंबर जो लोगे उसके लास्ट में भी 4 ही हों। इन चारों का मल्टीप्लाई, जैसे 1 into 3 का मल्टीप्लाई 3, 3 into 7 का मल्टीप्लाई 21, 1 आ गया। 3 into 9 का मल्टीप्लाई 27, लास्ट में 7 आ गया। 7 into 9 का मल्टीप्लाई 63, लास्ट में 3 आ गया। इन चारों जो 4 नंबर लेने हैं उनका लास्ट प्लेस भी 4 ही होने चाहिए, तभी आपका जो प्रोडक्ट है उसका लास्ट प्लेस ही आएगा। सुनिए मेरी बात को, अगर आपने 4 नंबर लिए, उनको मल्टीप्लाई किया, उनका एंड अगर ये चाहिए, उनका एंड अगर ये चाहिए, तो चारों नंबर का जो इनिशियल जो 4 नंबर होंगे उनका एंड भी यही लेना। ओके, लाइक जैसे नंबर लिया मैंने 21, 53, 77, 89, इन चारों को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो इनका एंड जो होगा उन चारों में से आएगा। ओके, ये आप समझ सकते हो कि जो 4 नंबर होंगे उनका एंड भी ये 4 डिजिट ही होने चाहिए। ओके, वैसे 4 नंबर लेने के चांस क्या थे मेरे पास? 4 नंबर लेने के चांस थे 10 की पावर 4, कुछ भी ले सकते थे आप। 4 नंबर चांस क्या थे? सॉरी, डिजिट कितने होते हैं? लास्ट डिजिट होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 10 डिजिट होते हैं। लास्ट डिजिट आपको, जो मैं लास्ट डिजिट को कंसीडर कर रहा हूँ, मैं तो लास्ट डिजिट को देख रहा हूँ कि लास्ट जो आपका ये नंबर है, लास्ट डिजिट आपको ये चाहिए, तो लास्ट डिजिट हमेशा लास्ट डिजिट पे डिपेंड होता है, यूनिट डिजिट हमेशा यूनिट डिजिट पे डिपेंड होता है। मैं सिर्फ यूनिट डिजिट को देख रहा हूँ। तो यूनिट डिजिट लेने के चांस क्या थे? 4 नंबर है तो 10 की पावर 4 चांस थे। यूनिट डिजिट को लेने के 10 की पावर 4 चांस थे। ओके, कुछ भी ले सकते थे आप, 10 की पावर 4, 10 की पावर 4, इनमें से कुछ भी ले सकते थे आप। यूनिट डिजिट 4 नंबर है, पहली बार 10 10 10 10 10 की पावर 4, पर आपको जो लेने हैं वो यूनिट डिजिट लेने हैं, ये चारों ही। पहला नंबर तब भी चारों में से कोई एक, दूसरा नंबर तब भी 4 में से एक। पहला नंबर चूज किया, इन 4 में से कोई यूनिट नंबर लोगे। दूसरा नंबर चूज किया, उसका भी 4 में से कोई यूनिट नंबर लोगे। तीसरा नंबर चूज किया, उसके 4 में से कोई यूनिट नंबर लोगे। चौथा नंबर चूज किया, उसका 4 में से कोई यूनिट नंबर लोगे। अब इससे बाहर गए आप,
इससे बाहर गए आप तो यूनिट डिजिट जो अल्टीमेट प्रोडक्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट कुछ और हो जाएगा। लाइक इवन ले लिया तो यूनिट डिजिट इवन हो जाएगा, 5 ले लिया तो इवन तो लास्ट डिजिट 5 का मल्टीपल हो जाएगा। तो इन चारों का यूनिट डिजिट लेना पड़ेगा आपको, इन चारों को यूनिट डिजिट लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट के लिए इन चारों में से कुछ लिया, सेकंड के लिए इन चारों में से कुछ यूनिट डिजिट लिया, थर्ड में से इन चारों में से कुछ यूनिट डिजिट लिया, जो फोर्थ नंबर इन चारों में से कुछ यूनिट डिजिट लिया। तो ऊपर चांस आ गया 4 की पावर 4, नीचे चांस आ गया 10 की पावर 4। तो आपका आंसर हो गया, क्या आपका आंसर हो गया 4/10 की पावर 4 बोल दो सीधे ही, 4/10 की पावर 4 बोल दो तो 2/5 की पावर 4। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे क्वेश्चन थोड़े से लगता जुड़ा कि मैं आपको समझाते टाइम कई बार हम लोग भी थोड़ा सा अपने दिमाग में उलझ जाते हैं। ओके, कई बार चीज़ें होती है आसान है पर उसको समझाने में टाइम लगता है। तो कहने का मतलब है कि अगर लास्ट 4 डिजिट चाहिए तो इसका मतलब कि जो 4 नंबर होंगे उनके लास्ट डिजिट 4 डिजिट भी लास्ट डिजिट ही होनी चाहिए। ओके, तो पहले के लिए भी इनमें से 4 में से कोई, दूसरे में से, तीसरे में से, चौथे में से, तो बाई 10 की पावर 4। तो दिस इज आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या स्टूडेंट्स, अ डाई इज थ्रोन, लेट ए बी इवन डैड नंबर ऑब्टेन्ड इज ग्रेटर देन 3, बी इज इवन डैड नंबर ऑब्टेन्ड इज लेस देन 5। ये तो आसान हो गया, एक ग्रेटर देन 3 चाहिए, लेस देन 5 चाहिए। तो डेफिनेटली चाहिए कि आपको ग्रेटर देन 3 लेस देन 5, तो क्या चाहिए आपको क्या चाहिए फिर 4 चाहिए, आपको सिर्फ 4 चाहिए। ओके, ए क्या है नंबर ग्रेटर देन 3, बी क्या है नंबर लेस देन 5, तो उनको कॉमन क्या हो गया ग्रेटर देन 3 लेस देन 5, तो 4 ही रह गया। तो 4 चाहिए आउट ऑफ दिस डाई। डाई की पॉसिबिलिटी 6 होती है, डाई की पॉसिबिलिटी 6 होती है, आपको 4 चाहिए तो 1 आउट ऑफ 6। सो सिंपल, ये तो बिल्कुल 0 लेवल का क्वेश्चन हो गया। ओके, इसको कराने की जरूरत नहीं मुझे, सिंपल हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 14, India plays 2 matches each with West Indies, Australia. In how many? In any match, the probability of getting 0, 1, 2 points are that. Assuming that outcomes are independent, probability of getting at least 7 points. तो आपको 7 पॉइंट चाहिए। 4 मैच प्ले करने हैं, 2 वेस्ट इंडीज से, 2 ऑस्ट्रेलिया से। आपको कितने चाहिए 7 पॉइंट चाहिए। तो 0 पॉइंट आने का चांस 0, 1, 2, 0 पॉइंट आने का चांस क्या है 0.45 है, 1 पॉइंट आने का चांस 0.05 है और 2 पॉइंट आने का चांस 0.5 है। ओके, ये पॉइंट्स है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी आने की। आपको टोटल चाहिए सम 7, टोटल सम 4 मैच है। मैच कितने, नंबर मैचेस 4 है, नंबर मैचेस 4 है। आपको चाहिए आपको एटलीस्ट 7 पॉइंट चाहिए। तो एटलीस्ट 7 पॉइंट कैसे आएंगे, सोचो अपने आप कैसे आएंगे, बोलो 3 अगर मैच 2-2 के हो गए, 3 मैच में अगर 2-2 पॉइंट आ गए, एक में 1 आ गया तब भी आ जाएगा। 3 मैच में अगर 2-2 पॉइंट आ गए, ऐसा हो गया 1, 2, 2, तब भी आपका सम 7 बन गया। ये चारों मैच में 2-2 आ गए तब भी सम आपका मोर देन 7 बन गया। आपको एटलीस्ट 7 चाहिए। ये 2 पॉसिबिलिटी बनती है, एक मैच में 1, बाकी 3 मैच में 2। ओके, और चारों मैच में 2-2, ये पॉसिबिलिटी बनती है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि एक मैच में 1, किस मैच में 1, आपके 4 मैच हुए ना, तो आपके किस मैच में आपको 1 पॉइंट चाहिए वो हमें नहीं पता ना, या हमें नहीं पता एनी मैच प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट हमें लिखा हुआ है, तो हमें नहीं पता किस मैच में 1 चाहिए। तो 1 चूज करने के भी 4 केस बनेंगे। ओके, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज 4 होंगी। ऐसी पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, ऐसी 4 पॉसिबिलिटीज बनेगी, ऐसी 4 पॉसिबिलिटीज बनेगी। ठीक बोला मैंने नहीं, क्यों 4 पॉसिबिलिटी बनेगी, 1 कहीं भी जा सकता है, 1 यहाँ भी आ 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 सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी 4 बनेगी। ऐसी पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही बनी है, और 2-2 आपको चाहिए तो उसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही बन गई। ओके, इसकी पॉसिबिलिटी 4 बन गई, उसकी पॉसिबिलिटी 1 बन गई। अब इसकी पॉसिबिलिटी 4 बन गई तो 1 आने का क्या है, देखो इसकी पॉसिबिलिटी 4 बन गई तो मैं 4 से मल्टीप्लाई, ऐसे 4 केस बनेंगे, मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 आने की प्रोबेबिलिटी 0.05, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 की पावर 3 हो गया। तो पहले 1 आया, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.05, बाकी जो 2 आया उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 की पावर 3। मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज इवेंट्स क्या इंडिपेंडेंट है, चारों मैचेस क्या इंडिपेंडेंट है, सो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये मैंने कौन सी पॉसिबिलिटी बताई, एक मैच में 1, बाकी 3 मैच में 2। कौन से एक मैच में 1 मुझे नहीं पता, 4 मैच की गेम है, मुझे नहीं पता किस मैच में 1 आएगा। उसके वेज क्या थे, 4 वेज थे। चारों मैच में 2, उसके तो एक ही वे है। चारों मैच में 2-2 आ गए, वो तो एक ही वे है। ओके, तो वो 4 मैच में 2 आ गए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 की पावर 4। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर सकते हो आप, 0.5 की पावर 3 आपका कॉमन आ जाएगा,
0.5 की पावर 3 कॉमन आ गया। ओके, तो ये हमारे पास आ गया 4 इंटू दिस 20, ये 0.20 बन गया, ये आपका 0.20 बन गया, और वहाँ से 0.5 है, एक एक्स्ट्रा 0.5 में बचा हुआ है, 0.5 भी आ गया। तो 0.7 इंटू आपका आंसर आ गया 0.7 इंटू 0.5 की पावर 3, 0.7 इंटू 0.5 की पावर 3 आपका आंसर आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई कर देना आप, 0.7 इंटू 0.5 की पावर 3, आंसर आ जाएगा 0.0875। ये भी देख सकते हो वही सेम चीज़ है, आंसर आ जाएगा बी चॉइस। क्वेश्चन का सोल्यूशन में दिया जाता है आपको, सिर्फ मैं समझा रहा होता हूँ कि वो कैसे आया। अगर आप सीधा पढ़ लोगे तो कई बार नहीं समझ पाओगे वहाँ क्या लिखा हुआ है। ओके, सभी के सोल्यूशन आपको दिए जाते हैं, पर कई बार बच्चा कहता है सर हमें नहीं समझ आता क्या लिखा हुआ है, तो तभी हम आपको समझा रहे होते हैं कि चीज़ें कैसे आई। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15th, a die is tossed 5 times, getting odd number is considered a success. वेरिएंस और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? जब वेरिएंस की बात आती है तो हमें प्रोबेबिलिटी और वेरिएंस की इकट्ठी बात आ जाए तो हमारे पास माइंड में क्या आता है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें बताया गया कि वेरिएंस क्या होगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें वेरिएंस बताया गया है कि वेरिएंस का फॉर्मूला होता है NP/Q। N is the number of trials, P is the probability of success, Q is the probability of failure. Die is tossed 5 times, तो यहाँ पर N मेरा 5 आ गया, ऑब्वियस है, N 5 आ गया। सक्सेस क्या हुई यहाँ पर? गेटिंग ऑड नंबर इज सक्सेस, गेटिंग ऑड इवन, गेटिंग ऑड इज सक्सेस, तो गेटिंग ऑड नंबर इज सक्सेस। नेचुरली डाइस थ्रो करते हो तो डाइस में 6 आउटकम्स होते हैं, 3 ऑड होते हैं, 3 इवन होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑड होती है 3 आउट ऑफ 6, तो 1/2। प्रोबेबिलिटी इवन क्या है? नॉट सक्सेस 1 माइनस पी, वो भी 1/2। तो एन भी पता है, पी भी पता है, क्या भी पता है, इसको पुट कर दो। एन की वैल्यू 5 है, पी की वैल्यू 1/2, ये भी 1/2, तो आपका आंसर आ गया 5/4। तो वेरिएंस आ गया 5/4। सो सिंपल। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? सिंपल क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन। If A and B are even such that union is given, intersection is given, complement is given, बस ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। अगेन यहाँ पर आपको क्या चाहिए? आपको सब कुछ गिवन है। इवन आप PA कॉम्प्लीमेंट से PA निकाल लेंगे, सिंपल, और इस तीनों से हम PB भी निकाल लेंगे अगर चाहिए हो तो। चलो पहले देखते हैं कि हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है ये, तो हमारा टारगेट है ये क्या होता है? ये होता है, क्या होता है? बी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? B माइनस A। क्या होता है? B माइनस A। B में से A को निकाल दो, है ना? ऐसे ही होता है ना? क्या होता है बताओ मुझे? B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? दिस इज द A इंटरसेक्शन, दिस इज द B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, दिस पार्ट। तो B माइनस A, B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट B माइनस A। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं इसमें से देखूं, B में से हमने कॉमन निकाल दिया, ये भी ठीक है। B में से हमने कॉमन निकाल दिया, ये भी बात ठीक है। ओके, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? हमें PB निकालना पड़ेगा। हमें नहीं पता, PB निकालना पड़ेगा। तो बाकी सब कुछ पता है, इंटरसेक्शन भी पता, हमें PB निकालना पड़ेगा। तो PB निकालने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। हमारे पास एक फार्मूला भी बड़ा अच्छा होता है, आपको पता है, एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन इज इक्वल टू PA प्लस PB माइनस कॉमन। विद द हेल्प ऑफ दिस हम PB निकाल लेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ, PA कॉम्प्लीमेंट 2/3 दिया हुआ, तो PA आपका PA कॉम्प्लीमेंट हर बच्चे को पता है। अगर PA कॉम्प्लीमेंट 2/3 दिया हुआ है तो PA क्या हो गया? 1 माइनस 2/3 मीन्स वो 1/3 हो गया। तो PA तो मेरे पास 1/3 बड़ी आराम से आ गया, दिस इज 1/3। PB मुझे नहीं पता, और कॉमन कितना मुझे दिया हुआ है? कॉमन मेरे पास है 1/4, और यूनियन मेरे पास कितना है? 3/4। यहाँ से आपका PB आ जाएगा, यहाँ से PB की वैल्यू आ जाएगी। बस वही टाइम वेस्ट करने वाली है, बाकी सब कुछ हमें दिया हुआ है। PB आ जाएगा 3/4 माइनस 1/3 प्लस 1/4, तो ये कितना आ गया? ये आ गया, ये है ना, देखो फिर चेक करो, गलती कुछ नहीं हो चाहिए। 3/4 माइनस 1/3 प्लस 1/4, तो ये 4/4 हो गया। 1 माइनस 1/3 हो गया, सिंपल। तो 1 माइनस 1/3 मीन्स 2/3 हो गया। तो बड़ा सिंपल सा हो गया, 2/3 आ गया। 2/3 क्या आ गया? 2/3 आ गया हमारे पास, PB आ गया। PB आ गया 2/3, PB 2/3 आ गया। और कॉमन हमारे पास क्या? कॉमन हमारे पास है 1/4। PB 2/3 आ गया, कॉमन 1/4 है, तो आंसर क्या होगा? एलसीएम इज 12,
3 4 8 4 3 दिस 5 by 12 इज आंसर. सो सिंपल. ओके, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ पीबी निकालने में. पीबी निकाल लिया तो क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया था. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 70. ये क्लियर हो गया सभी को? ये क्लियर हो चुका है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश ए यूनियन बी. तो ए स्लैश ए यूनियन बी, हर बच्चे को पता है कि ए स्लैश बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश ए यूनियन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश ए यूनियन बी क्या होना चाहिए बताओ? ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. एक और चीज़ बोलेगी ए एंड बी एक्सक्लूसिव. चलो, एक्सक्लूसिव का मीनिंग क्या होता है? डिसजॉइंट मीन्स कि यूनियन इज इक्वल टू सम हो जाएगा. चलो वो हम यूज़ करेंगे. पहले देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी क्या होता है. हर बच्चे को पता है ए का कॉमन विद यूनियन क्या होगा? ए का कॉमन विद यूनियन है ना, ये तो सेट थ्योरी का छोटा सा रिजल्ट है. क्या होता है? ए. तो ऊपर तो आ गया ए, नीचे एक्सक्लूसिव है तो यूनियन क्या होगा? सम. एक्सक्लूसिव है तो यूनियन क्या होता है? सम. तो आपका आंसर आ गया पी ए बाई पी ए प्लस पी बी. तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया. तो सेकंड चॉइस आंसर आ गया पी ए बाई पी ए प्लस पी बी. ऊपर तो ये सिंपल सेट थ्योरी का रिजल्ट लग गया. ये डेफिनेशन आपको बता दी मैंने, तो ये भी आपको पता ही है. ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी ए होता है, नीचे यूनियन सम क्या होगा? बिकॉज इवेंट्स आर एक्सक्लूसिव. एक्सक्लूसिव मीन्स डिसजॉइंट, तो यूनियन इज इक्वल टू सम. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 में क्या? मैन हैज 5 कॉइन्स, 2 ऑफ विच आर डबल हेडेड. ऐसे क्वेश्चन निम्न सेट में आते हैं. 2 of them are double headed, 1 is double tailed, 2 are coins are biased. Biased coins बोलते हैं इनको, biased coins. तो he shuts his eyes, pick a coin at random, toss it. Probability that lower face of coin is head. तो आपको हेड चाहिए. तो हेड कहाँ से आएगी? 5 कॉइन है, आपने कॉइन को पिक कर लिया, उसमें 2 कॉइन जो है डबल, जो उसमें से कितने कॉइन है? 2 कॉइन है डबल हेडेड है, 1 जो है डबल टेल्ड है और 2 है नॉर्मल. 2 1 2 2 1 2 2 है डबल हेडेड, 1 है डबल टेल्ड और 2 है नॉर्मल. देखो आपने कॉइन को पिक किया, अब आपके पास क्या है? 2 कॉइन्स है डबल हेडेड और 1 कॉइन है डबल टेल्ड और 2 कॉइन्स है नॉर्मल कॉइन्स, हेड टेल वाले प्रॉपर जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मल कॉइन्स. तो जब कॉइन चूज़ करोगे, 5 में से आपने अपने आइस को शट किया, आपने कॉइन को निकाला, तो कॉइन या तो यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, या तो यहाँ से आएगा. कॉइन अगर यहाँ से आया तो चांस 2 आउट ऑफ 5. कॉइन अगर यहाँ से डबल हेड कॉइन ले लिया बाई चांस आपने, 2 आउट ऑफ 5. उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? वहाँ पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 100% श्योर, वहाँ तो हेड आएगा ही इंटू 1. जो आपने डबल हेड कॉइन ले लिया उसमें हेड आएगा कि नहीं आएगा? उसमें पक्की बात हेड आएगा. उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1. सिंपल. ओके, या आपने डबल टेल ले लिया, डबल टेल आने का चांस 1 आउट ऑफ 5. और डबल टेल लिया तो उसका आने का चांस, आपने एक कॉइन डबल टेल लिया आउट ऑफ 5, 1 आउट ऑफ 5. वहाँ से हेड कभी आएगा? कभी नहीं आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0. वहाँ से हेड तो नहीं आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0. ये आपने 2 नॉर्मल कॉइन में से एक कॉइन ले लिया, 2 आउट ऑफ 5. इसमें से एक कॉइन ले लिया, 2 आउट ऑफ 5. वहाँ से हेड आया, उसके आने की प्रोबेबिलिटी 1 आउट ऑफ 2. ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बता रहा हूँ मैं. तो अगर आपकी कॉइन आपने कहाँ से लिया, पहले तो कॉइन के चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी होगी, कॉइन को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी, और डबल हेडेड लिया तो 2 आउट ऑफ 5. वहाँ से उसका हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1. फिर आपने 1 अब डबल टेल लिया तो 1 आउट ऑफ 5. वहाँ से हेड आने की प्रोबेबिलिटी नो चांस, डबल टेल है नो चांस, कोई हेड तो है नहीं उसमें. फिर आपने नॉर्मल लिया 2 आउट ऑफ 5, वहाँ से हेड आया तो 1 आउट ऑफ 2. तो ये आपका आंसर आ गया 2/5. ये तो 0 ही हो गया. 2/5 1 + 1/2, 2/5 इंटू 3/2. आपका आंसर आ गया 3/5. 3/5 आपका आंसर आ गया. तो सिंपल क्वेश्चन निकला है. तो ओके, तो अच्छा क्वेश्चन था. ऐसे क्वेश्चन तभी सिंपल होते हैं अगर आपने पहले किए हों. अगर पहले क्वेश्चन नहीं किए तो ये क्वेश्चन पेपर में जाकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट. उसको लगता है कि नई टाइप आ गई. नई टाइप तो आई है और मुश्किल टाइप नहीं आई. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 तो अगेन इतना पुराना क्वेश्चन है कि ये भी बच्चों को याद हो जाता है.
A and B are independent witnesses in a case. Probability that A speak truth is X, B speak truth is Y. If A and B agree on certain statement, probability that statement is true. तो ये क्वेश्चन तो बड़ी पुराना क्वेश्चन है, हर बच्चे को हम असाइनमेंट में कराते हैं, हर जगह कराते हैं. इफ दे एग्री, ए ने सच बोला, सच बोलने की प्रोबेबिलिटीज क्या है? एक्स एंड वाई. ए एंड बी के सच बोलने की, ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या? एक्स एंड वाई. ए ने सच बोला, उसकी प्रोबेबिलिटी एक्स, बी ने सच बोला, उसकी प्रोबेबिलिटी वाई सच बोलने की. और ए के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फिर 1 माइनस एक्स हो गई. ए बी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 माइनस वाई हो गई. ओके, दोनों ने जाके एक सेम चीज़, इफ दे नरेट, उन्होंने सेम चीज़ किसी को बताई. इफ दे एग्री, दोनों कैसे एग्री करेंगे? दोनों सेम चीज़ किसी को कैसे बताएंगे? बताओ आप, कैसे बताएंगे दोनों सेम चीज़? ये दोनों जाके सच बोलेंगे. सच सच तो सच ही होता है. कि दोनों जाके झूठ बोलेंगे. झूठ 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 बड़े तरीके के होते हैं, पर झूठ तो झूठ ही होता है. ओके, अगर यहाँ पर मेरे पास एक एप्पल पड़ा हो, मैं बोलूँ नहीं ये तो 2 एप्पल है, कोई बोले तो 3 एप्पल है, नो डाउट अलग टाइप का झूठ हो गया, पर है तो झूठ मीन्स झूठ ना. उसको भी हम एक ही कैटेगरी में डालते हैं. सच को भी एक कैटेगरी, सच तो वैसे ही सच होता है, तो एक ही कैटेगरी होती है. तो डिफरेंट टाइप के झूठ होते हैं, उसको भी हम झूठ ही बोलेंगे. ओके, तो एक ही झूठ बोलेंगे, बेशक कई टाइप का झूठ होगा, उसको एक ही कैटेगरी में डालते हैं कि लाई मीन्स लाई. तो दोनों एग्री कब करेंगे, या दोनों सच एग्री कब करेंगे? दोनों एग्री तभी करेंगे, उनके एग्री करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उनके एग्री करने की प्रोबेबिलिटी तभी होगी दोनों सच बोलें, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट. दोनों सच बोलें तो ये पॉसिबिलिटी है. या दोनों झूठ बोलें, दोनों झूठ बोलें, पहले ने झूठ बोला 1 माइनस एक्स, दूसरे झूठ बोला 1 माइनस वाई. दोनों सच बोलें या दोनों झूठ बोलें, ये उनका सच बोलने की, ये दोनों एग्री करके. दोनों झूठ बोले तब भी वो एग्री करके. झूठ झूठ सेम, एक झूठ ही हो गया. सच सच तो सच वैसे ही हो गया, तो ये एग्री करके. ओके, बट वो कह रहा कि दिस इफ दे एग्री, ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी. इफ दे एग्री, कंडीशन लगी इफ दे एग्री, पर स्टेटमेंट इज ट्रू. ये तो वही बात होगी कि आपने एग्री करवाया, आपने एग्री कराया, बट स्टेटमेंट इज ट्रू. आपको ट्रू चाहिए, उसमें एग्री में आपको ट्रू चाहिए. तो एग्री कराया, उसका सैंपल स्पेस क्या है? एक्स वाई, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस वाई. जब वो एग्री हो गए, पर सच पे एग्री हुए, उसका चांस ये बना, दोनों ने सच बोला, वो ऊपर आ जाएगा. कंडीशन प्रोबेबिलिटी है. कंडीशन प्रोबेबिलिटी पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग व्हेन दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड. ये आपका एग्री हो चुका हुआ, उसमें सच करना. उसने एग्री हो चुका हुआ, दोनों ने सच बोला, दोनों ने झूठ बोला, तभी एग्री करेंगे. पर दोनों ने सच बोला, उसके चांस क्या है? एक्स वाई. ओके, तो आपका आंसर होगा एक्स वाई बाय दिस. तो आपका आंसर हो गया फर्स्ट चॉइस. ओके, तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, तो हर बच्चे को इसका आंसर वैसे याद होना शुरू हो गया अब तो. और फिर भी इसको समझ रहे हैं तो अच्छी बात है. जो बच्चे पहली बार लेक्चर देख रहे हैं या जिन्होंने क्वेश्चन बाई चांस नहीं देखा होगा, उनके लिए नया क्वेश्चन होगा, बाकी के लिए तो पुराना क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 20, लेट ए एंड बी बी 2 इवेंट्स. हमें अगेन इंटरसेक्शन दिया हुआ है, यूनियन दिया हुआ है, पीए दिया हुआ है. हमें देखना इवेंट इंडिपेंडेंट है कि इक्विलैटरली है कि नहीं है. इंडिपेंडेंट तो आपको पता कैसे देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन. तो क्या होता है? इंडिपेंडेंट. तो देखना पड़ेगा. यहाँ पर इंटरसेक्शन तो हमें दिया हुआ है, हमें इंटरसेक्शन क्या दिया? 1/4 दिया हुआ है ना. हमें यहाँ पर यूनियन भी दे दिया गया कि यूनियन का कम्प्लीमेंट दे दिया हुआ है. तो यूनियन क्या होगा? 1 माइनस कम्प्लीमेंट. मैं यहाँ सीधा ही कर देता हूँ. तो 1 माइनस 1/6, वो 5/6 हो गया. तो हमें यूनियन भी मिल गया. हमें पीए कम्प्लीमेंट दिया हुआ, वहाँ से पीए निकाल लेंगे. पीए क्या होगा? 1 माइनस 1/6, 5/6 हो गया है ना. तो सारी इन्फॉर्मेशन, सॉरी 1 माइनस 1/4, तो 3/4 हो गया. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है. यहाँ से हमें पीबी भी चाहिए, तो पीबी भी निकाल लेंगे बाय एडिशन थ्योरम, जैसे अभी पीछे किया था हमने. तो बाय यूजिंग दिस थ्योरम, एडिशन थ्योरम, यूनियन का फार्मूला क्या होता है? पीए प्लस पीबी माइनस कॉमन. इसको यूज़ करके हम लोग पीबी निकाल लेंगे, है ना. तो इसको यूज़ करके हम पीबी निकाल लेंगे. अभी निकाल लेते हैं. हमें यूनियन दिया हुआ 5/6, हमें पीए हमारे पास है 3/4, पीबी हमें नहीं पता, कॉमन हमारे पास है 1/4. ओके, इन्फॉर्मेशन देख लो, इन्फॉर्मेशन गलती नहीं होनी चाहिए. यूनियन हमारे पास यही है, पीए यही है, पीबी नहीं पता, इंटरसेक्शन भी यही है. इंटरसेक्शन हमारे पास क्या है? इंटरसेक्शन 1/4 है. ठीक है, तो 2/4 ये हो गया, 2/4 उधर गया, 5/6 ये आपका 2/4 हो गया माइनस होके. उधर जाके 2/4 मीन्स 1/2 होता है. वैसे तो सीधा कर सकते हो माइंड में कैलकुलेशन. तो 2/4 1/2 हो गया, उधर जाके माइनस 1/2 हो गया, तो सीधा आपको पीबी मिल जाएगा. तो ये आपका एलसीएम 6 आ गया.
तो 5 ये 3 ये 2/6 हो गया, 2/6 मीन्स 1/3 हो गया, तो 1/3 आ गया आपका, पीबी आ गया, पीबी आपका 1/3 आ गया, पीबी क्या आ गया 1/3 आ गया, पीबी आ गया। पी आपको पहले ही पता है इंटरसेक्शन, पी हमारे पास क्या है, पी हमारे पास क्या था 3/4 था, दोनों को मल्टीप्लाई किया, अगर पी इंटू पी को मल्टीप्लाई किया तो 1/3 इंटू 3/4 1/4 आ गया। 1/4 क्या है, 1/4 क्या है इंटरसेक्शन है, 1/4 क्या इंटरसेक्शन है, तो हमने क्या चेक कर लिया, इंटरसेक्शन इक्वल टू पी इंटू पी वी, सो इंटरसेक्शन इज इक्वल टू पी इंटू पी वी, सो इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। तो फर्स्ट चॉइस इंडिपेंडेंट ओनली फर्स्ट चॉइस में है, बाकी किसी चॉइस में तो नहीं, सेकंड चॉइस में भी है, पर वहाँ पर एक्सक्लूसिव भी आ गया। एक्सक्लूसिव में क्या होता है, इंटरसेक्शन 0 होता है, इंटरसेक्शन 0 नहीं है तो एक्सक्लूसिव तो नहीं है, सेकंड चॉइस तो फेल है। एक्सक्लूसिव मीन्स इंटरसेक्शन 0 वो नहीं है तो सेकंड चॉइस फेल है। सिमिलरली थर्ड चॉइस भी फेल है, वहाँ पर एक्सक्लूसिव आ गया वो भी फेल है। फोर्थ चॉइस में नॉट इंडिपेंडेंट आ गया वो भी फेल है, इंडिपेंडेंट हो गया हुआ है, तो आंसर इज ओनली फर्स्ट चॉइस इंडिपेंडेंट बट नॉट इक्विलाइकली। बट नॉट इक्विलाइकली हम देख सकते हैं, पी ए पी बी दोनों इक्वल नहीं है, पी ओ पी बी, यहाँ पी ए क्या है 3/4 है, पी बी क्या है 1/3 है, दे आर नॉट इक्वल, तो दे आर नॉट इक्विलाइकली, ओके, दे आर नॉट इक्विलाइकली बट दे आर इंडिपेंडेंट, ओके। तो ये क्वेश्चन भी होगा हमसे। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, probability that man who is 85 years old will die before attaining the age of 90 is 1/3, okay. If A1, A2, A3, A4 are 4 persons who are 85 years old, probability that A1 will die before attaining the age of 90 and will be first to die. Probability that A1 will die before attaining the age of 90 and will be the first to die. यह 90 नहीं होगा, 85 ही होगा, मे बी सेम चीज़ चल रही है तो ये भी 85 होगा, मिस प्रिंटिंग हो गई है, ये भी 85 ही होगा, 85 चल रहा तो वही 85 ही होगा और मिस प्रिंटिंग होगी थोड़ी सी। पहली बात है कि A1 विल डाई, तो डाई की जो प्रोबेबिलिटी है बिफोर नहीं 90, वो भी 90 लिखा हुआ है, दोनों में कुछ कन्फ्यूज़न लग रही है, 85 90 85, जो उसमें हम कन्फ्यूजन में नहीं जाते, मे बी राइट हो मे बी मिस प्रिंटिंग हो, उसके हम चक्कर में नहीं पड़ते क्योंकि एक ही बात है, कोई दोनों में कोई फ़र्क नहीं आने वाला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो डाई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई जो है किसी का भी, वो क्या है, वो है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई का 1/3, ओके। प्रोबेबिलिटी दैट A1 विल डाई एंड विल बी फर्स्ट टू डाई। पहली बात है कि आप डाई की प्रोबेबिलिटी निकालो कि 4 लोग हैं, 4 पर्सन्स है, ओके, 4 पर्सन्स है, तो डाई की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई निकालो। डाई का मतलब एटलीस्ट 1 विल डाई, डाई का मतलब एटलीस्ट 1 विल डाई, डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब हो गया एटलीस्ट 1 विल डाई, एटलीस्ट 1 विल डाई, तो 1 माइनस ऑल अलाइव, 1 माइनस ऑल अलाइव, तो फर्स्ट अलाइव डाई की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो अलाइव की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/3, सेकंड अलाइव 1 माइनस 1/3, थर्ड अलाइव 1 माइनस 1/3, फोर्थ अलाइव 1 माइनस 1/3, तो 1 माइनस 2/3 की पावर 4, तो ये हो गया हमारे पास, मीन्स ये सीधा लिख लो 1 माइनस 2/3 की पावर 4, तो ये हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई। अब डाई की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, अब वो कह रहा कि A1 विल डाई, मीन्स हमें डाई निकाल लिया तो A1 विल डाई भी उसके अंदर आ गया, ओके, A1 विल डाई उसके अंदर आ गया। और डाई में कुछ भी हो सकता है ना, हमें जैसे वो पीछे में क्वेश्चन किया था, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, किसने सॉल्व की हमें नहीं पता, डाई A1 विल डाई, पर बाकियों के बारे में कुछ नहीं पता ना हमें, क्या पता A2 भी डाई हो जाए, क्या A3 भी डेथ हो जाए, A4 की भी डेथ हो जाए, हमें नहीं पता ना, इसलिए हम तो एटलीस्ट 1 डाई निकाल लेते हैं, हम तो एटलीस्ट 1 डाई निकाल दिया, मीन्स उसके अंदर A1 भी आ गया, उसके अंदर A2 भी आ गया, तीनों आ गए, चारों आ गए, 2 की डेथ, 3 की डेथ, 4 की डेथ, सभी आ गया। हमें चाहिए A1 भी फर्स्ट टू डाई, अब A1 को कंडीशन आ गई फर्स्ट टू डाई, और A1 की ये तो डाई की प्रोबेबिलिटी निकाली है, पर A1 विल फर्स्ट टू डाई, तो A1 को मुझे चूज करना पड़ेगा, A1 विल फर्स्ट टू डाई, तो मुझे A1 को चूज करना होगा 4 में से 1 आउट ऑफ 4, मैंने A1 को चूज कर लिया क्योंकि मुझे A1 की डेथ चाहिए, पहले मैं A1 को चूज कर लिया, अब उसको उसकी डेथ करानी है, उसको डाई कराना है, तो पहले A1 को चूज किया, जब उसको डाई कराना है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 2/3 की पावर 4, ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि वो तो एनी की प्रोबेबिलिटी होगी ना, 1 डाई 2 डाई 3 डाई 4 डाई,
ओके, तो A1 विल डाई एंड बी फर्स्ट टू डाई, तो उसकी प्रोबेबिलिटी A1 को चूज किया, बाकी तो कुछ भी चलता रहेगा, उसके अंदर तो कुछ भी चलता रहेगा। ओके, उसके अंदर क्या, एटलीस्ट वन विल डाई। ओके, तो ये क्या है, ओनली A1 विल डाई, फर्स्ट टू डाई, तो पहले A1 को चूज किया, देन हमने इनटू डाई की प्रोबेबिलिटी लगा दी। जैसे हमने वहां पर किया था कि पहले कॉइन को चूज किया, उसमें से हेड की प्रोबेबिलिटी लगाई, ऐसे किया था ना पीछे भी हमने, जब हमें बोला 2 हेड कॉइन, 1 हेड कॉइन, तो पहले हमने कॉइन को चूज किया, फिर उसके ऊपर हमने उसके हेड की प्रोबेबिलिटी लगाई। ऐसे हमने पहले डाई को, पहले उसको A1 को चूज किया, उसके ऊपर डाई की प्रोबेबिलिटी लगाई। ये तो आपको पता ही होगा क्या हम करते हैं, पहले उस पर्सन को चूज किया, उसके ऊपर डाई की प्रोबेबिलिटी लगाई। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेना, मैंने इतना कर दिया, आगे सोल्व नहीं किया, आगे थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको पता है, डेट 65/324 इसका आंसर आ गया। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, तो कुछ भी नहीं था, बट अच्छा क्वेश्चन था ये। वो बड़ी पुराना क्वेश्चन है, बड़ी पुराना क्वेश्चन है, तो सारे बच्चों को ये पता होता है। क्वेश्चन नंबर 22 नाउ, let A be 2 to 21, number is chosen at random from the set A, it's found to be prime number, probability that it's more than 10। पहली बात है, प्राइम नंबर 2 to कौन से होते हैं, 2 to 21 प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और उसके बाद 21, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो। कई बार छोटे क्वेश्चन में गलती हो जाती है बाई चांस, जितना छोटा क्वेश्चन होता है उतनी गलती होने चांस कई बार टीचर से ज़्यादा हो जाता है। तो कितने हो गए, 4, 6, 8 हो गए, कितने हो गए, 8 हो गए, है ना, 8 हो गए। इसमें से मुझे चाहिए मोर देन 10 वाला प्राइम नंबर, मोर देन 10 वाला प्राइम नंबर 1, 2, 3, 4। पहले मैंने प्राइम नंबर लिए फ्रॉम 2 to 21, उसमें से मुझे चाहिए मोर देन 10, तो 4 फेवर्स आउट ऑफ 8, तो 4/8 इज आंसर। 4 फेवर्स आउट ऑफ 8, 4/8 मीन्स 1/2 इज आंसर। सो सिंपल, कुछ भी नहीं है, तो सिंपल सा क्वेश्चन निकल गया। ओके, कुछ भी नहीं, आपको समझ आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 में क्या, 2 इवेंट्स A and B are such that, हमें PA कॉम्प्लीमेंट दिया तो PA निकाल लेंगे, PB दिया हुआ है, इंटरसेक्शन दिया हुआ है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन स्लैश A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं, फिर हम आगे जाएंगे, देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। PA तो दिया हुआ है, PB भी दिया हुआ है, इंटरसेक्शन भी दिया, सब कुछ दिया हुआ है, और PA दिया, PB दिया, इंटरसेक्शन दिया, यूनियन भी निकाल लेंगे हम। तो पहली बात है, देखते हैं है क्या पूछा है। स्लैश का मीनिंग क्या होता है, स्लैश का मीनिंग होता है इंटरसेक्शन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। हर बच्चों को पता है स्लैश का मीनिंग क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्लैश B का मीनिंग क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पर भी लगा दिया। ओके, तो यहाँ पर B इंटरसेक्शन A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, तो थोड़ा सा वेन डायग्राम, चलो अभी तो मैं आगे चलता हूँ। ये हो गया बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिस यूनियन दिस, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी B इंटरसेक्शन दिस, B इंटरसेक्शन दैट। नीचे अभी कुछ नहीं किया, नीचे देखते हैं क्या करना पड़ेगा, अभी कुछ नहीं किया। ये एम्प्टी हो गया, ये पार्ट क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, तो एम्प्टी यूनियन समथिंग इज समथिंग। तो ऊपर तो हमारे पास अच्छी बात आ गई, ऊपर तो इंटरसेक्शन आ गया, ऊपर तो एम्प्टी आ गया, एम्प्टी यूनियन समथिंग इज समथिंग, तो ऊपर ये बन गया। ऊपर की मिस्ट्री तो सोल्व होगी, ऊपर तो मुझे दिख गया। नीचे जो है वो भी हम करेंगे, अभी वो भी करेंगे, पर नीचे मीन्स ये क्वेश्चन बन गया प्रोबेबिलिटी दिस। तो चलो करते हैं इसके आगे। तो हमारे पास क्या है, ये सब कुछ न्यूमेरेटर तो हमारे पास है, न्यूमेरेटर की तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। अब डिनोमिनेटर को थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, इसको ओपन करेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा, PA प्लस PB कॉम्प्लीमेंट माइनस A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ओके, सेट 3 चल रही है, प्रोबेबिलिटी कम चल रही है, सेट 3 ज़्यादा चल रही है। सब कुछ पता मुझे, अब मुझे बस इतना नहीं पता A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। वैसे आपको पता है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, सभी बच्चों को पता है। A इंटरसेक्शन B मैं अलग से करके दिखाता हूँ। ये क्या होता है, A माइनस B, ये क्या होता है, A माइनस B। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस B, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट। या भी कह सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस कॉमन A माइनस B या A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, A माइनस B या A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, आपने इसको भी निकाल लिया।
तो ऊपर तो देखो सारी वैल्यूज मुझे पता है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, अब सारी वैल्यू मुझे पता है, बस वैल्यू डालने की गेम रह गई है। सब कुछ तो पता लग गया हमें, अब कुछ रह तो नहीं गया, अब सब कुछ तो पता लगा। पी ए कम्प्लीमेंट 0.3 है तो पी आ जाएगा 0.7। अगर वो कहीं कोने में निकालना वो भी निकाल सकते हो, वो हर बच्चे को पता है, हर चीज़ लिखनी जरूरी नहीं है। 0.3 या तो कम्प्लीमेंट क्या हो गया, कम्प्लीमेंट हो गया, सॉरी पी ए क्या हो गया 0.7, वो आपको पता है, लिखने की जरूरत नहीं होती वो। तो पी ए क्या होगा 0.7, वो आप सीधा लिख सकते हो। तो ये हमारे पास सबको पुट कर देंगे हम। ओके, अब यहाँ पर डालना चाहते हो यहाँ डाल दो या निकाल के डाल दो, मैं यहाँ निकाल ही लेता हूँ। पी आ गया कितना 0.7, कॉमन कितना मेरे पास, कॉमन मेरे पास है 0.3, तो ये हो गया 0.4, ये वाला पार्ट 0.4 हो गया। ऊपर कितना है, ऊपर इंटरसेक्शन कितना है, इंटरसेक्शन है 0.3, ऊपर 0.3 है। पी ए कितना है, पी ए मैं निकाल चुका हूँ 0.7 है। और पी वी कम्प्लीमेंट कितना है, पी वी कम्प्लीमेंट है पी वी 0.5 है, तो पी वी कम्प्लीमेंट भी 0.5 हो गया, ये 0.5 हो गया। और कॉमन आप निकाल चुके हो -0.4, तो 1.2, 0.8, 0.3 बाई 0.8, 0.3 बाई 0.8 मीन 3/8 आपका आंसर आना चाहिए। और मैं गलत नहीं हूँ तो बिल्कुल ठीक हूँ, यहाँ पर मैं 3/8 आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबी हो जाती है ना, तो हमें थोड़ा सा लग जाता है कि कहीं छोटी मोटी मिस्टेक ना हो जाए बाई चांस, पर बाई चांस मिस्टेक नहीं हुई, क्योंकि गलती हो सकती है हमसे भी, पर नहीं हुई, अच्छी बात नहीं हुई। 3/8 ओके। तो सेट थ्योरी चल रही है, प्रोबेबिलिटी तो हुई नहीं, प्रोबेबिलिटी तो इतनी सी थी बस, उसके आगे तो सेट थ्योरी चल रही है कि ये क्या होगा, पी ए प्लस बी बी कम्प्लीमेंट माइनस कॉमन। तो इस कॉमन के चक्कर में कॉमन को मैं अलग से निकाल के ले गया। कॉमन क्या होता है ये मैंने दिखा दिया, ये वाला पार्ट क्या होता है, इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट क्या होता है, ए माइनस बी है तो आपको पता ही है, ए माइनस बी में दिस पार्ट, तो पी ए में से इंटरसेक्शन निकाल दिया, तो पी ए ये रहा, इंटरसेक्शन दिया हुआ है तो ये 0.4, ये सबको डाल दिया तो आंसर रेडी हो गया आपका। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स। तो 23 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं। नाउ 24th क्वेश्चन निमसेट का है, मुझे पता है निमसेट का है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आ चुका है। ये वाला टाइप अच्छी है क्योंकि ये टाइप बड़ी कम मिलती है बच्चों को, तो ये टाइप करनी चाहिए बच्चों को। A pair of unbiased dice is rolled together till a sum of either 5 or 7 is obtained. Probability that 5 come before 7. A pair of dice is rolled. जब pair of dice roll करेंगे तो 5 कैसे आएगा बताओ। 5 आएगा 1 4 4 1 2 3 3 2, 5 आ गया। और कोई चांस है 5 आने का? कोई और चांस नहीं है। 7 कैसे आएगा, 7 बताओ। 7 आएगा 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3। और कोई चांस है? नहीं चांस है। तो उसने बोला कि आइदर पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, प्रोबेबिलिटी दैट 5 कम बिफोर 7। तो ये पेयर इस पेयर से पहले आना चाहिए, क्योंकि पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, ये पेयर इस पेयर से पहले आना चाहिए। टोटल पेयर कितने बनते हैं? टोटल पेयर्स हर बच्चे को पता है कि टोटल पेयर्स बनते हैं, कितने बनते हैं? 36। अगर ये तो मैंने अभी सेट निकाला था 5 आने वाला, ये तो मैं 5 निकालने वाला, नंबर एलिमेंट्स 5 निकालने वाला, ये 7 निकालने वाला, मैंने सेट निकाला है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 के, अगर मैं 5 निकालूं, 5 की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4 आउट ऑफ 36। 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 6 आउट ऑफ 36। ओके। तो अगर मैं पेयर, अगर डाइस को आपने रोल किया 5 कम बिफोर 7, तो 5 कैसे आएगा बिफोर 7? आपने पहली बार पेयर को जब रोल किया तो शायद पहली बार ही 5 आ जाए, तो गेम ही खत्म हो जाए। और पहली बार ही 5 आ गया, अगर आपको क्या चाहिए? 5 कम बिफोर 7। अगर शुरू में ही 5 आ गया तो बड़ी अच्छी बात है, और शुरू में ही 5 आ गया तो बड़ी अच्छी बात है। 5 आ गया, अभी 5 आ गया, और पहली 5 आ गया। देखो टोटल मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, और 5 आ गया तो उसके सीधे क्या बन जाएगा? देखो मैं पहले पूरी चीज़ बना देता हूँ, फिर मैं करता हूँ। 5 आ गया, गेम खत्म, वहीं पर गेम खत्म। ओके, क्या कह रहा है? 5 कम बिफोर 7। ओके, अगर 5 आ गया शुरू में तो गेम खत्म। ओके, अब गेम अगर नहीं आया पेयर में 5, तो फिर से अब डाइस को थ्रो करोगे, डाइस को थ्रो करोगे तो 7, आपको पता है कि 5 पे आपकी गेम खत्म होगी। तो डाइस को थ्रो करोगे, ना तो 5 आया ना 7 आया, तो 7 तो आएगा नहीं, 7 तो 5 से पहले आ ही नहीं सकता, 7 तो 5 से पहले आ ही नहीं सकता। 5 आ गया तो गेम जीत गया आप। अब मैंने डाइस थ्रो किया, अब पहली बार 5 आ गया तो गेम ओवर। उसके बाद फिर हमने, अगर नहीं आया 5 भी नहीं आया,
7 तो आ ही नहीं सकता, क्यों 5 को 7 से पहले आना है। ना 5 आया ना 7 आया, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं ना 5 आया ना 7 आया, अब 5 आ गया, तब गेम खत्म होगी। ये 5 है, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, 5 लिख रहा हूँ। 5 नहीं आया, 7 भी नहीं आया, अब 5 आ गया, गेम खत्म। ओके, जब 5 आएगा गेम खत्म। 5 कम बिफोर 7। अगर अभी भी 5 नहीं आया, अभी भी 5 नहीं आया, तो क्या चलेंगे, फिर आगे चलेंगे हम। पहली बार 5 नहीं आया, 7 भी नहीं आया, फिर 5 नहीं आया, 7 भी नहीं आया, अब 5 आ गया। ऐसे हम चलते जाएंगे जब तक हमें 5 नहीं मिलता। ये हमारी गेम चल रही है। ओके, ये ऐसी गेम चल रही है, जब तक 5 आएगा तो गेम खत्म होगी। पर 5 कम बिफोर 7, 7 भी नहीं आना चाहिए। 5 कम बिफोर 7, 5 तो आएगा, 5 आएगा तो गेम खत्म, पर 7 भी नहीं आना चाहिए, क्यों 5 कम बिफोर 7। तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 आउट ऑफ 36, गेम खत्म। और ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं होता तो फिर हमें डाइस को दोबारा से थ्रो करना पड़ेगा। 5 भी नहीं आया, पहले पेयर में ना 5 आया ना 7 आया, ना 5 आया ना 7 आया, तो 5 आया, 5 आने के चांस 4 है, 7 आने के चांस 6 है, टोटल 10 है। 10 में से कोई नहीं आया, 10 में से कोई, ना 5 आया ना 7 आया, 10 में से कोई नहीं आया, तो इट मीन्स बाकी 26 में से कोई आया। ना 5 आया ना 7 आया, ना 5 आया ना 7 आया, तो इन 5 के आने के चांस 4 पॉसिबिलिटी होती हैं, 7 के आने के चांस 6 पॉसिबिलिटी होती है। 10 में से कोई नहीं आया, इट मीन्स बाकी 26 में से कोई आया। ओके, जब 26 में कोई आया, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमने डाइस को थ्रो किया, ना 5 आया ना 7 आया, मीन्स रिमेनिंग 26 में से कोई आया। ओके, तो बट अब 5 आ गया, 5 आने के चांस 4 आउट ऑफ 36। जब 5 आएगा पहले ट्रायल पे, पहले पेयर में, पहला पेयर में ना 5 आया ना 7 आया, अब अगले पेयर में आ गया, 5 आ गया। अच्छा, ये क्या हुआ, पहले पेयर में ना 5 आया ना 7 आया, अगले पेयर में ना 5 आया ना 7 आया, तो पहले पेयर में ना 5 आया ना 7 आया, तो 26/36, 26/36, अब 5 आ गया, 4/36। समझ गए मेरी बात अब आप। तो ऐसी हमारी सीरीज चलती रहेगी। तो सीरीज कैसे स्टार्ट हुई, मैं यहाँ पर कर देता हूँ। पहले हुआ 5 आ गया, ना 5 आया ना 7 आया, पर 5 अगले पेयर में 5 आ गया, ना 5 आया पहले पेयर में ना 7 आया, दूसरे पेयर में भी ना 5 आया ना 7 आया, अब 5 आ गया, सो ऑन। ये आपके पेयर चलते जाएंगे, ऐसे चलता रहेगा, ये एंडलेस चलती रहेगी जब तक 5 नहीं आता। बाई चांस ये सीरीज बन गई है, क्या बन गई पता लग गया आपको, ये सीरीज बन गई है इनफाइनाइट जीपी, ये सीरीज बन गई है इनफाइनाइट जीपी। आपने देखा होगा जीपी बन गई है, क्या बन गई, इनफाइनाइट जीपी। विद द फर्स्ट टर्म 4/36, कॉमन रेशो 26/36, कॉमन रेशो 26/36, ये बनी ना, चेक कर सकते हो आप। सम ऑफ जीपी क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, a/1 - r। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, a/1 - r। यहाँ फर्स्ट टर्म जो है 4/36 है, जो कॉमन रेशियो है वो 26/36 है। तो ये ऊपर गया, थोड़ी सी मेरी स्पेस कम रह गया, तो यहाँ मैं थोड़ा सा स्पेस डाल लेता हूँ। तो ये फार्मूला मैंने ये लगाया, ऊपर है 4/36, नीचे है 26/36, तो ये ऊपर जाएगा 4/, ये रह जाएगा 4/10 रह जाएगा, 4/10, तो 2/5। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2/5, यस 2/5। ओके, तो 2/5 आपका आंसर आ गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। मैं इसलिए अच्छा बोल रहा हूँ कि बच्चों को इसकी प्रैक्टिस कम होती है, तो मे भी शायद अभी आपको फर्स्ट टाइम पर सीखने में प्रॉब्लम आएगी, बड़े क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन में आता है। पहले पेयर में 5 आ गया, पहले पेयर में 5 नहीं आया, अगले पेयर में 5 आ गया, पहले पेयर में 5 नहीं आया, दूसरे पेयर में 5 नहीं आया, अगले पेयर में 5 आ गया। ऐसे होता ना, जब आप डाइस को थ्रो करते रहोगे, जब 5 आएगा गेम खत्म होगी। ओके, 5 7 से, 7 पहले 5 से नहीं आ सकता। क्या कह रहा वो, ये कह रहा ना, क्या कह रहा था वो, प्रोबेबिलिटी दैट 5 कम बिफोर 7, 5 को हमेशा 7 से पहले आना है। ओके, तो ये हम कर चुके हैं। आप एक बार सुन लेना दोबारा से लेक्चर को, क्योंकि कई बार चीज़ें ना एक बार समझ आने पे नहीं होती, आप 2 या 3 बार आपको सुनना पड़ेगा उसको। क्वेश्चन नंबर 25 आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, आज का इस जो हमने लेक्चर लिया अभी। लेटर इज टेकन, अगेन एनआईटी है। लेटर इज टेकन एट रैंडम फ्रॉम लेटर ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स एंड अदर लेटर इज टेकन फ्रॉम लेटर ऑफ द वर्ड असिस्टेंट, प्रोबेबिलिटी दैट दे आर द सेम लेटर।
तो आइदर स्टैटिस्टिक्स से आप, आइदर तो नहीं बोलूँगा, आप स्टैटिस्टिक्स से वर्ड अल्फ़ाबेट ले रहे हो और असिस्टेंट से अल्फ़ाबेट ले रहे हो, सेम लेटर ले रहे हो, ये कह रहा हो। तो सेम लेटर के चांस क्या बनते हैं? आपके पास पहला जो वर्ड है वो है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में जो अल्फ़ाबेट्स है वो आप चेक करना, असिस्टेंट के अल्फ़ाबेट चेक करना, कौन कौन से अल्फ़ाबेट सेम हो सकते हैं पहले बताओ। अल्फ़ाबेट आइदर एस सेम हो सकता है, सेम अल्फ़ाबेट कौन कौन से हो सकते हैं? पहले मैं सेम अल्फ़ाबेट्स की बात करता हूँ। सेम अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से हो सकते हैं? आइदर वो एस हो सकता है, और वो टी भी हो सकता है, और वो ए भी हो सकता है, और वो असिस्टेंट का आई भी हो सकता है, एस टी ए आई, सी नहीं हो सकता, या सी है या सी नहीं है, या एन है एन नहीं है, बस 4 अल्फ़ाबेट सेम हो सकते हैं। ये 4 अल्फ़ाबेट सेम हो सकते हैं, है ना। सेम अल्फ़ाबेट्स क्या हो सकते हैं? एस, ए, आई, टी, एन उसके पास नहीं है, सी इसके पास नहीं है, बस, और तो बाकी तो सारी हैं। अब एस अगर सेम आ गया और एस दोनों के पास है, अगर एस में यहाँ से भी लूँ, एस अगर यहाँ से भी लूँ, या तो सेम, क्या सेम आने का चांस, क्या प्रोबेबिलिटी हो सेम, सेम आने का चांस क्या हो सकता है? सेम आने का चांस हो सकता है या तो आप एस लोगे सेम, या सेम टी लोगे सेम, या सेम आई ए लोगे, या सेम आई लोगे, सेम आने का चांस। एस अगर यहाँ से लिया तो कितने अल्फ़ाबेट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ से एस लिया तो एस की पॉसिबिलिटी है 1 2 3, तो 3 आउट ऑफ 10 अगर आपने वहाँ से एस लिया, 3 आउट ऑफ 10। एस अगर यहाँ से लिया, यहाँ से असिस्टेंट में से, तो अगेन 3 आउट ऑफ 3 6 9, आउट ऑफ 3 आउट ऑफ 9, 3 आउट ऑफ 9। तो पहली पॉसिबिलिटी ये बनती है एस सेम लेने की। एस सेम लिया, यहाँ से एस लिया तो 3 आउट ऑफ 10, यहाँ से एस लिया तो 3 आउट ऑफ 9। या तो एस सेम होगा, एस सेम हुआ तो उसकी ये प्रोबेबिलिटी बनती है। तो टी सेम होगा तो टी की क्या बनती है? 1 2 3 3, अगेन 3 आउट ऑफ 10, 3 आउट ऑफ 10। वहाँ से टी लिया तो 2 आउट ऑफ 9, 2 आउट ऑफ 9, ओके, ये पॉसिबिलिटी बनती है। और तीसरी क्या? ए लेने की। ए यहाँ से लिया तो 1 आउट ऑफ 10, ए वहाँ से लिया तो 1 आउट ऑफ 10, ए यहाँ से लिया तो 2 आउट ऑफ 9। तो ये बस बातें आपको करनी है। अब आई वहाँ से लिया, आई वहाँ से लिया तो 2 आउट ऑफ 10, 2 आउट ऑफ 10, आई यहाँ से लिया तो असिस्टेंट 1 आउट ऑफ 9। तो ये आपकी पॉसिबिलिटी आ रही है सेम अल्फ़ाबेट लेने की। 3/10, 3/9, 3/10, 2/9, 1/10, 2/9, 2/10, 1/9। नीचे एलसीएम 90 आ गया, ऊपर सम 19 आ जाएगा। नीचे एलसीएम आ गया 90, नीचे एलसीएम आ गया 90, ये थोड़ा सा, ये नीचे एलसीएम आ जाएगा 90, ऊपर सम आ जाएगा 19, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, 19/90। ऊपर देख रहे हो नीचे एलसीएम कितना आ रहा है? 90, ऊपर सम कितना? 9 + 6 15, 17 to 19, ये आपका आंसर आ गया 19/90। तो 25 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आपने देखा होगा हर क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो सेम टाइप के थे, बाकी सभी क्वेश्चन में डिफरेंट वैरायटी थी। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए, अभी तो 25 किए हैं, अभी तो पता नहीं कितने इस क्वेश्चन, इस लेवल 2 में तो अभी काफ़ी क्वेश्चन है, मोर देन 70+ क्वेश्चन है जो मुझे पता है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, सभी को हम डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन 98 से हमने लिए हैं, तो समझ सकते हो जब 98 से क्वेश्चन लिए हैं, हर साल मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चन आपके निमसेट में आते हैं, प्लस बाकी यूनिवर्सिटीज़ के मिला दिए जाएंगे। तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 को मिला के मोर देन 250 क्वेश्चंस अबाउट बनते हैं। 250 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के बनते हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर के। तो इसको ख़त्म करना हमारे लिए भी इतना ईजी नहीं होगा, पर यह कि हम चाहेंगे कि आप एक एक क्वेश्चन को देखो, फास्ट स्पीड पे देखो, क्योंकि इतने क्वेश्चन कई बार आपको लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है इतने क्वेश्चन को करना, बट प्रीवियस ईयर्स में से मोर देन सुनने में आता है या हमें पता है अपने एक्सपीरियंस से 30 to 40% पेपर आ सकता है। तो 30 to 40% पेपर अगर प्रीवियस ईयर्स में से आ रहा है तो उसको करने में क्या प्रॉब्लम है हमें? ओके, तो इन चीज़ों को करना बड़ा जरूरी है, प्रीवियस ईयर्स करना बड़ा जरूरी होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।